मैं पूरा स्कूल का वो एस रैंक लूजर था जिस पर सब हंसते थे, लेकिन मैंने 3 दिन लगातार मेहनत करके 1 लाख एक्सप्लोसिव टालिस्मैन्स तैयार किए, सिर्फ एक ऐसे बॉस के लिए जिसको कोई और चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। सबको लगता था कि मैं मौत को बुला रहा हूं। मेरी गर्लफ्रेंड, जिसने अभी अभी एस रैंक वेपन मैच क्लास जगह ली थी, ने भी मुझे छोड़ दिया और एक अमीर लड़के के साथ चली गई। लेकिन किसी को पता नहीं था कि मेरे टैलिस्मैन्स में मना की खपत नहीं होती। एक ख्याल भर से 1 लाख टैलिस्मैन्स एक साथ सक्रिय हो जाते थे। जब मैंने डेडवुड टाउन के पुराने कुएं के नीचे 100,000वां एक्सप्लोसिव टैलिस्मैन दफनाया तो मैंने बस एक शब्द कहा, डेटोनेट। एक बड़ा धमाका हुआ और मैंने पूरे डंगोन को एक ही वार में तहस नहस कर दिया। वहीं मेरी जो कभी मेरी थी, वो अपनी नई बॉयफ्रेंड के साथ ऑक्शन हाउस के बाहर खड़ी थी, ये सोचते हुए कि मैं मजबूर होकर अपना गियर बेचूंगा। मंच पर मूंछों वाला डीन पूरी सच्चाई के साथ बोल रहा था, जब आप अपनी क्लास जागृत कर लेंगे तो आप सच्चे सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है मासूमों की रक्षा करना, बुराई के खिलाफ खड़ा होना और कमजोरों की हिफाजत करना। मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई अपनी मनचाही क्लास जागृत करे और आपकी पीढ़ी मानवता की खोई हुई जमीन वापस ले सके। लेकिन छात्र ध्यान नहीं दे रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वही बात सुनते सुनते सब कुछ सामान्य लगने लगा था। इंसान अपनी क्लासेस जागृत करके मजबूत होते गए और दानव भी विकास करते रहे। खोए हुए इलाके वापस पाना नामुमकिन सा लग रहा था। मासूमों की रक्षा और कमजोरों का बचाव लोग कर सकते थे, पर बहुत कम लोग सच में ऐसा चुनते थे, वरना दुनिया आज जैसी नहीं होती। लू युआन भी उन छात्रों में से था जो अपनी क्लास जागृत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। स्लम से आने वाले एक लड़के के रूप में उसने अपनी पूरी उम्मीद एक ताकतवर क्लास जागृत करने पर टिका दी थी जो उसकी किस्मत बदल दे। वो एक ट्रांसमाइग्रेटर था, लेकिन इस दुनिया में शहर की दीवारों के बाहर सब कुछ दानवों और खतरनाक डंगोनों का था। बिना सुपरनैचुरल पावर के बचना नामुमकिन था। जल्द ही डीन ने शिक्षकों को नाम पुकारना शुरू किया। एक एक करके छात्र अवेकनिंग डिवाइस में कदम रखते गए। एक 10 फुट ऊंचा क्रिस्टल जैसा एग जो रहस्यमय रून से चमक रहा था। जो भी 18 की उम्र के बाद इसमें जाता उसकी क्लास जागृत हो जाती। गाओ यू, बी रैंक बर्जकर, अगला वांग यन, बी रैंक आर्चर, अगला बी रैंक। शुरुआत में सिर्फ बी रैंक क्लासेस थी और कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन कई छात्रों के बाद किसी ने जोर से कहा, लियू शुआंग शुआंग, एसएस रैंक वेपन मैच। क्या एसएस रैंक? ये हमारी स्कूल की पहली एसएस रैंक क्लास है। वो पहले से ही खूबसूरत थी, अब एसएस रैंक क्लास भी जागृत कर ली। सच में उसे भगवान ने खास पसंद किया है। क्लास तो शानदार है, लेकिन वेपन मेज को विकसित करने में बहुत पैसा लगता है। मुझे याद है लियू शुआंग शुआंग स्लम में पली बड़ी है। उस जैसी टैलेंट के लिए अमीर लोग लाइन में लगेंगे। सपोर्ट, हाँ, लेकिन सोचो वो बदले में क्या उम्मीद करेंगे। आवाज कम करो। लू युएन वहीं खड़ा है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। भले ही वो धीरे फुसफुसा रहे थे, लू युएन ने हर बात सुन ली। वो सही थे। लियू शुआंग शुआंग, जिसने अभी अभी एसएस रैंक वेपन मैच क्लास जागृत की थी, उसकी बचपन की दोस्त थी। उन्होंने पहले वादा किया था कि जो भी मजबूत क्लास जागृत करेगा वो दूसरे की मदद करेगा, लेकिन अब उसने एसएस रैंक क्लास जागृत कर ली थी। क्या उसके पास उसे पार करने का मौका बचा था? लू युआन को पता नहीं था। फिर भी उसने खुद से चुपचाप वादा किया कि चाहे जो भी क्लास जागृत करे, वो कभी भी मजबूत बनने की कोशिश करना नहीं छोड़ेगा। दूर से लू युआन ने देखा कि लियू शुआंग शुआंग अपने दोस्तों के पास वापस गई, सबकी बधाई स्वीकार की और शायद अपने माता पिता को खुशखबरी देने के लिए फोन निकाला। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद उसकी बारी आई। जब उसने अवेकनिंग डिवाइस में कदम रखा तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर के चारों ओर अजीब ऊर्जा फैल गई है। अगली ही पल उसकी नजरों के सामने चमकते हुए रून्स की भरमार हो गई। सालों तक हर क्लास के बारे में पढ़ने के बाद उसने तुरंत समझ लिया कि ये क्या है, एक टैलिस्मैन मास्टर। जैसे ही ये ख्याल आया, दिमाग में जानकारी भर गई। अवेकनिंग सक्सेसफुल, एस रैंक टैलिस्मैन मास्टर, स्टार्टिंग टैलिस्मैन, एक्सप्लोसिव टैलिस्मैन। जब जानकारी ठहर गई तो जागृति खत्म हो गई। शिक्षक की आवाज में भी निराशा थी जब उसने कहा, लू युआन, एस रैंक टैलिस्मैन मास्टर। टैलिस्मैन मास्टर को सभी एस रैंक क्लासेस में सबसे बड़ी शर्म माना जाता था। बाकी एस रैंक क्लासेस बाद में नए स्किल्स सीख सकते थे और दानव स्किल बुक्स गिराते थे, लेकिन टैलिस्मैन मास्टर्स को सिर्फ एक शुरुआत का टैलिस्मैन मिलता था और कोई और नहीं। अब तक कोई दानव कभी टैलिस्मैन्स नहीं गिरा पाया था। इसका मतलब था कि टैलिस्मैन मास्टर्स कभी अतिरिक्त एबिलिटीज नहीं सीख सकते थे। दूसरे क्लासेस नए स्किल्स पाते थे जब वे आगे बढ़ते थे, लेकिन टैलिस्मैन मास्टर चाहे कितनी मेहनत करे, लेवल 30 तक पहुंचने पर प्रमोशन सिर्फ लेवल कैप बढ़ाता था, कोई नया स्किल नहीं मिलता था। क्यों ये क्लास इतना अधूरा था, किसी को पता नहीं था, लेकिन सब मानते थे कि टैलिस्मैन मास्टर बनना आम सी रैंक क्लास से भी खराब था। जैसे ही लू युआन अवेकनिंग डिवाइस से बाहर निकला, अपनी निराशा को अभी तक समझ भी नहीं पाया था कि अचानक एक यांत्रिक आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, बधाई हो, टैलिस्मैन मास्टर सफलतापूर्वक जागृत हो गया। क्लास सिस्टम सक्रिय, अधूरी क्लास पाई गई।
गुम हुए फंक्शंस पुनः स्थापित किए जा रहे हैं। टैलिस्मैन मास्टर ने EX रैंक में रूपांतरण किया। पैसिव टैलेंट 1, टैलिस्मैन्स का कोई कास्टिंग डिले नहीं और माना खर्च नहीं होता। पैसिव टैलेंट 2, हर 5 लेवल पर प्राप्त करें। ये नोटिफिकेशन सुनते ही लू युआन समझ गया कि ये सब कल्पना नहीं है। एक ट्रांसमाइग्रेटर के तौर पर उसका चीट सिस्टम आखिरकार आ गया था। न केवल उसकी क्लास एस रैंक से EX रैंक में अपग्रेड हुई थी, बल्कि उसे 2 बेहद ताकतवर पैसिव एबिलिटीज भी मिली थी। उस पर लू युआन जान गया कि आगे का रास्ता पूरी तरह से प्रभुत्व। जैसे ही वह ल्यू शुआंग को ढूंढने, साथ घर जाने और अपनी अगली मॉन्स्टर हंटिंग योजना बनाने वाला था, ल्यू शुआंग अचानक उसके पास आई। लू युएन ने उसकी बेचैनी भरी शक्ल देखी और दिल डूब गया। कुछ तो गलत था। वो उसके सामने रुकी, लगभग आधा मिनट हिचकी, फिर आखिरकार बोल पड़ी, लू युएन, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन आसपास के सब लोग सुन गए और तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। उन सभी निगाहों से शर्मिंदा होकर ल्यू शुआंग का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने पीछे नहीं हटना था। उसे सपोर्ट चाहिए था, उसे बहुत पैसा चाहिए था ताकि वो अपने लेवल अप को जारी रख सके। क्या लू युएन के साथ रहना, जिसकी टैलिस्मैन मास्टर क्लास सिर्फ टैलिस्मैन से पैसा कमा सकती, उसे बेहतर गियर और स्किल बुक्स दिला सकता? उसे ऐसा नहीं लगता। उसका दिमाग बहाने सोच रहा था ताकि वो बुरी नजर ना आए, लेकिन लू युआन का जवाब उसे पूरी तरह चौंका गया। ठीक है, बस एक शब्द, शांत, सहज, जैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही बात उसे गुस्सा दिला गई। उसका मतलब क्या था? क्या उन सालों की दोस्ती और साथ बिताया वक्त सच में कोई मायने नहीं रखता, या वो बस लड़ने लायक नहीं थी? तुमने क्या कहा? उसने विश्वास नहीं किया और दोबारा पूछा, तुम ब्रेकअप चाहती हो? मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, क्या इसमें कोई दिक्कत है? लू युआन ने उसे पूरी बेख्याली से देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी क्लिच्चे बात उसके साथ होगी, लेकिन चूंकि उसने अपनी पसंद बना ली थी तो बस उसे सम्मान देना था। भले ही उसके पास कोई सिस्टम ना हो और वो कोई भी ना हो, तब भी वो मान जाता। उसके जैसी कोई रख पाने लायक नहीं थी। ल्यू शुआंग के सारे बहाने बेकार हो गए। आखिर में उसने होंठ कसे और कहा, लू युएन, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। अब हम एक ही दुनिया में नहीं रहते, साथ रहने से दोनों दुखी होंगे। नफरत? तुम सही कह रही हो, हम सच में अब एक दुनिया के नहीं हैं। लू युएन ने सिर हिलाया और चल पड़ा। तभी एक महंगे सूट में एक छात्र उसके सामने आया और घमंडी मुस्कान के साथ बोला, लू युआन, मैंने तुमसे पहले कहा था, अच्छे नंबर कुछ नहीं बताते। जब ग्रेजुएशन आएगी तो सब अपनी असली पसंद करेंगे, और शुआंग की खातिर अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो मेरी फैमिली गेटकीपर की नौकरी दे रही है। लू युआन ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये था लॉन्ग हाओजिन, लॉन्ग परिवार का युवा मास्टर। उसने सालों से ल्यू शुआंग को चाहता था, लेकिन वो हमेशा उसे ठुकरा देती थी। अब पैसों की वजह से उसने उसे मान लिया था। पहले उसने लू युआन में उम्मीद रखी थी। वो स्कूल में हमेशा टॉप पर रहता था, तो शायद एक ताकतवर क्लास जागृत करेगा और अपनी किस्मत बदल देगा। लॉन्ग हाओजिन की तुलना में लू युआन ज्यादा हैंडसम भी था। अगर उसके पास सही टैलेंट और क्षमता होती तो कोई भी लड़की उसे चुनती। जिस दिन ल्यू शुआंग ने अपनी क्लास जागृत की, लॉन्ग हाओजिन ने तुरंत मैसेज किया। उसने जाना कि उसकी क्लास को विकसित करना कितना महंगा होगा, लेकिन उसने पहले उसे नहीं माना। वो इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि लू युआन उसे सच में प्यार करता है। जब तक वो जागृत होगा, वो मेहनत करके पैसे कमाएगा ताकि उसे अपग्रेड्स दिला सके। लेकिन अंत में उसने उसका रिजल्ट देखा। S रैंक, टैलिस्मैन मास्टर। S रैंक उसके पढ़ाई के स्तर के मुताबिक था, लेकिन समस्या ये थी कि टैलिस्मैन मास्टर सबसे कमजोर S रैंक क्लास माना जाता था। जैसे ही उसने उसकी क्लास देखी, उसने हिचकिचाना छोड़ दिया और लॉन्ग हाओचेन की पेशकश स्वीकार कर ली। लॉन्ग हाओचेन ने लू युआन का मजाक उड़ाना जारी रखा, जबकि ल्यू शुआंग चुपचाप उसके पास आई और फुसफुसाई, हाओचेन चलो। उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों बिना पीछे देखे चले गए। सच में शर्म की बात है। हाँ, वो कौन सी क्लास जागृत कर सकता था? वो टैलिस्मैन मास्टर क्यों हुआ? ल्यू शुआंग को दोष नहीं दे सकता। मैं होता तो मैं भी लॉन्ग हाओचेन चुनता। सच कहूं तो वो कभी लू युआन के साथ नहीं रहना चाहिए था। धीरे बोलो, क्या तुम अपनी जान लेना चाहते हो? ल्यू शुआंग, अब SS रैंक वेपन मैच है। क्या तुम्हें लगता है उसके बारे में गपशप करना समझदारी है? लू युआन ने सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे सब बस उसकी जिंदगी के गुजरते लोग थे। वह अपने स्लम वाले छोटे घर वापस गया, जहां दीवारें दरारों से भरी थीं। वही कुछ था जो उसके माता पिता ने छोड़ा था। जब लू युएन 12 साल का था, उसके माता पिता और ल्यू शुआंग के पिता शिकार पर गए थे। उसके माता पिता वापस नहीं आए। ल्यू शुआंग के पिता गंभीर रूप से घायल होकर बचे और महीनों तक ठीक होने में लगे रहे। उस दिन के बाद उन्होंने कभी दानवों का शिकार नहीं किया और शहर में जो भी कम वेतन वाली नौकरियां मिली वो करने लगे। लू युएन अब तक फेडरेशन की सहायता प्रणाली की वजह से जिंदा था। हर बच्चे को मुफ्त पढ़ाई और खर्चा मिलता था जब तक वो 18 का नहीं हो जाता, लेकिन क्लास जागृत होने के बाद उन्हें खुद का खर्च उठाना पड़ता था। घर वापस आकर लू युआन थके हुए सोफे पर गिर पड़ा और अगले दिन की योजना बनाने लगा। तभी उसके दिमाग में एक जगह आई। वह जगह असल में परफेक्ट हो सकती है। उसे वो डंगोनन याद आया जिसे ल्यू शुआंग के पिता ने बताया था। डेडवुड टाउन का लेवल 30 वाला डंगोनन। वहां आम दानव नहीं थे,
पूरे डंगोनन में सिर्फ एक बॉस था जो पुराने कुएं के नीचे रहता था। वो कभी पहले हमला नहीं करता था, लेकिन जैसे ही कोई उस पर वार करता वो कुएं से निकलकर उनका पीछा करता। वो बॉस भयंकर ताकतवर था। लेवल 30 से नीचे किसी ने उसे कभी नहीं हराया। पूरे टीम जो लेवल 30 के अवेकेंट थे वो उसे चुनौती देकर हार गए। जो लोग लेवल 30 के ऊपर थे और एडवांसमेंट पूरा कर चुके थे वो डंगोनन में दाखिल भी नहीं हो सकते थे। आज तक किसी ने उस बॉस को नहीं मारा। ऐसा बॉस जो मुझे बिना समय दिए लड़ने दे। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो शर्म की बात होगी। और लू युएन ने मुट्ठी भरी। अब हिसाब चुकता करने का वक्त है। उसके एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स सिर्फ उसके आदेश पर फटते थे। मतलब जब तक वो उन्हें सक्रिय नहीं करता वो हजारों, 10,000, यहां तक कि 1,00,000 टैलिस्मन्स पहले से तैयार कर सकता था। एक पहले एडवांसमेंट वाले बॉस के लिए 1,00,000 एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स उसे पूरी तरह मिटाने के लिए काफी थे। हाँ, एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स हमेशा नहीं रहते थे। उनकी वैधता सिर्फ 6 घंटे की होती थी और बाकी टैलिस्मन्स भी ऐसे ही काम करते थे। अगर ये सीमा न होती तो टैलिस्मन मास्टर क्लास कभी सी रैंक से नीचे नहीं गिरता। 6 घंटे आम टैलिस्मन मास्टर्स के लिए ज्यादा नहीं थे, क्योंकि उन्हें हर टैलिस्मन्स को धीरे धीरे हवा में बनाना पड़ता था और माना खर्च होता था। लेकिन लू युएन के लिए एक ख्याल भर था और एक्सप्लोसिव टैलिस्मन तुरंत बन जाता था। 1 सेकंड में वो 10 टैलिस्मन्स बना सकता था। अच्छी नींद लेने के बाद अगली सुबह लू युआन शहर के दक्षिणी गेट की ओर गया। वहां खड़े गार्ड ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? बच्चे, शहर के गेट से कई रास्ते निकलते थे। सुरक्षित रास्ते डंगोनों तक जाते थे, जहां दानवों का पैटर्न पहले से पता होता था। सालों में अनुभवी एडवेंचर्स ने गाइड छोड़े थे, इसलिए डंगोन में लेवलिंग सबसे सुरक्षित तरीका था। अगर रणनीति सही हो, खतरनाक रास्ते जंगली इलाकों में जाते थे। जंगली दानव अनियमित होते थे, इसलिए जो अवेकेंड पहले एडवांसमेंट नहीं कर चुके थे उन्हें अकेले बाहर जाने से मना किया जाता था। एडवांसमेंट के बाद भी लोग सलाह देते थे कि टीम में ही जाएं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। लू युएन की उम्र देखकर गार्ड ने तुरंत समझ लिया कि वो नया ग्रेजुएट है जो लेवलिंग के लिए जा रहा है। ग्रेजुएशन सीजन शुरू हुआ था और कई नए अवेकेंड डंगोनों की ओर जा रहे थे। डंगोनन नंबर 3, लू युआन ने जवाब दिया। डंगोनन नंबर 3, समझ गया। गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया। उसके आगे एक शटल बस थी जो सीधे वहां जाती थी। 5 से 6 लोग पहले से बैठे थे और कुछ ने लू युआन को पहचान लिया था। वे हैरान थे कि वो अकेला जा रहा है। सोच रहे थे कि क्या सच में वो अकेले लेवलिंग करेगा। फिर भी किसी ने जोर से कुछ नहीं कहा। लू युआन ने खाली सीट ली और बैठ गया। कुछ और यात्री कुछ मिनटों में चढ़े और बस तय समय के 30 मिनट इंतजार के बाद ठीक समय पर चल। आधे घंटे बाद बस डंगोनन जोन 3 पहुंची। यहाँ सिर्फ एक डंगोनन नहीं थे, कई विकल्प थे, लेकिन एक प्रवेश द्वार पूरी तरह खाली था। वही डेडवुड टाउन का डंगोनन था जिसके लिए लू युआन आया था। वो बॉस जिसमें कोई कभी जीत नहीं पाया था। जैसे ही वो उस ओर बढ़ा, उसने 2 परिचित चेहरे देखे जो उसकी तरफ आ रहे थे। वो थे लोंग हाओचे और लिu शुआंगशुआंग। उनके साथ एक मध्यम उम्र का आदमी जो शायद उन्हें पावर लेवलिंग कराने आया था। लोंग हाओचे ने ताना मारा, लू युआन, अकेले आना तेरी हिम्मत दिखाता है। तेरी क्लास के साथ शायद तुम तालिस्मन्स बनाते बनाते खा लिए जाओगे। क्या सच में मौत को बुला रहे हो? लिu शुआंगशुआंग ने नरम और चिंता भरे लहजे में कहा, भाई लू, घर चलो। कोई भी तेरे साथ टीम नहीं बनाएगा। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। लू युआन को उसकी चालाकी की तारीफ करनी पड़ी। कल ही उनका ब्रेकअप हुआ था, फिर भी आज वो पड़ोसी की तरह देखभाल करने वाली लड़की बन गई थी। उसकी मानसिक ताकत काबिले तारीफ थी। अपनी ही चिंता करो, लू युआन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। वे सिर्फ दिखावा करने आए थे ताकि खुद को बेहतर दिखा सकें और उसे नीचा दिखा सकें। वह ऐसे लोगों को दोस्ताना जवाब क्यों देता? लू युआन, दिखावा बंद कर कि तुम सबसे ऊपर हो। अगर सच में हिम्मत है तो मुकाबला करें, देखें कौन पहले अपनी पहली एडवांसमेंट करता है। हिम्मत है? लोंग हाओचन ने झट से कहा। हर बार जब वो लू युएन को उकसाता तो उसे पूरी तरह अनदेखा किया जाता, जिससे उसकी शर्म और बढ़ जाती। उसे लू युएन को चुनौती स्वीकार करनी थी ताकि सबके सामने उसे रौंद सके। और दांव क्या है? लू युएन ने पूछा। लोंग हाओचे हंसा। 1 मिलियन युआन। फिर उसने सिर हिलाया। असल में पैसे की बात छोड़ो, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये डील है। हमारा क्लास रियूनियन 1 महीने बाद है। जो भी हारता है उसे पूरे स्कूल के सामने घुटने टेक कर विजेता को सम्मान देना होगा। दांव लगाओगे? हर शांत इंसान की भी एक हद होती है। चूंकि लोंग हाओचे इतना उकसाने की कोशिश कर रहा था, इसे अनदेखा करना अब फायदेमंद नहीं था। कभी कभी लोग सिर्फ अपमान के बाद ही सीखते हैं। तभी लिu शुआंगशुआंग ने कहा, भाई लू, 1 महीने में पहली एडवांसमेंट पूरा करना नामुमकिन है। उसकी बात से लोंग हाओचे को कुछ याद आया। पहली एडवांसमेंट के लिए लेवल 30, दूसरी के लिए 50 और तीसरी के लिए 100 चाहिए होता है। उसकी नजर में किसी का भी 1 महीने में लेवल 30 तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। वो मुस्कुराया। लू, तुम मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकले। क्या तुम ये कहने वाले थे कि अगर हम दोनों में से कोई पहली एडवांसमेंट नहीं करता तो दांव नहीं मान्य होगा? ठीक है, 1 महीने बाद जो भी ज्यादा लेवल पर होगा वही जीतेगा। ठीक है, लू युआन ने बिना हिचक स्वीकार किया। उसी समय उसने लिu शुआंगशुआंग को ठंडी नजरों से देखा। अब वो सच में खुश था कि उनका ब्रेकअप हो गया।
उसकी ये छोटी सी बात तो जैसे उसे मारने की कोशिश थी, क्योंकि उसकी नज़र में लॉन्ग हाउचे से आगे निकलने का कोई मौका नहीं था। तो 1 महीने बाद मिलते हैं, बस जब वक्त आए तो मत छुपना। इतना कहकर लॉन्ग हाउचे लियू शुआंग शुआंग के साथ चला गया और दूसरे लेवलिंग डंगो एनन की ओर बढ़ा। जब उसने उन्हें दूर जाते देखा तो लू युआन ने तिरस्कार से मुस्कुराया और अकेले डेडवुड टाउन की ओर चल दिया। वहां कोई लाइन में नहीं था, तो उसने डंगोनन का प्रवेश द्वार सक्रिय किया और सिस्टम ने उसे स्कैन करना खत्म किया तो उसे 3 विकल्प मिले। रिकमेंडेड लेवल 30, मल्टीप्लेयर, 2 प्लेयर्स या सोलो। लू युआन ने सोलो चुना। एक रोशनी की किरण ने उसे घेर लिया और सब कुछ काला हो गया। जब उसकी नजर खुली तो वो एक खामोश शहर में खड़ा था। सड़कों पर कोई नहीं था, न कोई इंसान, न कोई जानवर, न कीड़े मकोड़े की आवाज। तभी उसकी सिस्टम ने अचानक आवाज लगाई, पास में हाई रिस्क लाइफ फॉर्म पाया गया, लक्ष्य को खत्म करें और हेवनली मास्टर्स जेड पेंडेंट प्राप्त करें। एक ट्रिगर्ड क्वेस्ट। लू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प है। बॉस को मारने पर अब उसे 2 इनाम मिलेंगे। उत्साहित होकर वह शहर के अंदर गहराई से चला और जल्दी ही प्राचीन कुएं को ढूंढ लिया। नीचे देखने पर उसने बस सन्नाटा देखा। वो खामोशी ही डरावनी लग रही थी। लू युआन ने ध्यान लगाकर एक उंगली उठाई और एक एक करके टैलिस्मन्स अपनी उंगलियों से निकालकर कुएं में फेंकने लगा। ये काम थकाने वाला था, लेकिन लू युएन सावधान था। इस बॉस के खिलाफ वो कोई गलती नहीं कर सकता था। कुआं बहुत गहरा था। 5 घंटे लगातार टैलिस्मन्स बनाते रहने के बाद भी पहली टैलिस्मन्स को नीचे पहुंचते नहीं देख पाया। लेकिन एक बात उसे पक्की पता थी, उसने पहले ही 1 लाख से ज्यादा एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स बना लिए थे। उसके बाद भी उसने उन्हें तुरंत फोड़ने से मना कर दिया। पहले वो गांव से बाहर गया। हालांकि उसकी अपनी एक्सप्लोशंस उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन वो जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगर बॉस बच गया तो अगला मरने वाला वही होगा, भले ही मौका 10,000 में 1 हो। वो रिस्क नहीं लेगा। अभी वो काफी कमजोर था। गांव के बाहर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, डंगोन के प्रवेश द्वार की तरफ। अगर धमाका बॉस को मारने में नाकाम रहा तो वो बिना मुड़े चले जाएगा। लू युआन ने हाथ की मुद्रा बनाई और चुपचाप एक्टिवेशन कमांड बोला, डिटोनेट। धमाका कुएं के अंदर गूंजा। आसमान में एक बड़ा मशरूम क्लाउड उठा। तभी उसके दिमाग में एक पूरी अलग आवाज गूंजने लगी। ठंडी मशीन की आवाज के बजाय यह आवाज एक नरम देवी जैसी थी। लेवल 30 डेडवुड टाउन बॉस सफलतापूर्वक हरा दिया गया। फर्स्ट क्लियर इनाम मिला, अनुभव अंक 6000। बधाई हो, आप लेवल 1 पर पहुंच गए। बधाई हो, आप लेवल 2 पर पहुंच गए। बधाई हो, आप लेवल 10 पर पहुंच गए। 6000 अनुभव अंक से लू युआन सीधे लेवल 10 पर पहुंच गया। एक आम अवेकेंट के लिए, चाहे अनुभवी खिलाड़ी साथ हों, लेवल 10 तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते। फर्स्ट क्लियर इनाम मिला, फ्लड ड्रैगन स्टाफ, ब्लेजिंग फायर रॉब, फ्लड ड्रैगन स्वॉर्ड, फ्लड ड्रैगन स्पिरिट आर्मर। नोटिफिकेशन खत्म होते ही ये चारों आइटम अपने आप लू युआन के इन्वेंट्री में आ गए। हर अवेकेंट को क्लास जागृत होने पर इन्वेंट्री मिलती है। ये अपने आप मॉन्स्टर ड्रॉप्स स्टोर करती है और लगभग अनलिमिटेड स्पेस होता है। हालांकि इसमें सिर्फ मॉन्स्टर ड्रॉप्स रखे जा सकते हैं। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया, क्वेस्ट पूरा हुआ, इनाम मिला, हेवनली मास्टर्स जेड पेंडेंट। हेवनली मास्टर्स जेड पेंडेंट टैलिस्मैन मास्टर के लिए खास, पहनने वाले का लेवल और ऑरा छुपाता है। सभी टैलिस्मैन्स की ताकत और प्रभावशीलता 200% बढ़ाता है। लेवल 10 पर पहुंच गए। नए टैलिस्मैन्स अनलॉक हुए। स्विफ्ट टैलिस्मैन अपने पैरों पर लगाएं। 10 मिनट के लिए गति 500% बढ़ाएं। हीलिंग टैलिस्मैन लक्ष्य का 50% स्वास्थ्य बहाल करें और सभी डिबफ्स हटाएं। 3 नए टैलिस्मैन्स एक साथ। उनके विवरण पढ़ते हुए लू युएन हंस पड़ा। कमजोर होना एस रैंक टैलिस्मैन मास्टर की समस्या है। ईएक्स रैंक टैलिस्मैन मास्टर को इससे क्या लेना देना। एक ख्याल से उसने अपना स्टेटस स्क्रीन खोला। लू युएन, उम्र 18, क्लास ईएक्स रैंक टैलिस्मैन मास्टर, लेवल 10, ईएक्सपी 500/1000, एचपी 2000, ताकत 100, रक्षा 100, फुर्ती 100, जादू शक्ति 500, मना 1000। तालिस्मन्स, एक्सप्लोसिव तालिस्मन, स्विफ्ट तालिस्मन, हीलिंग तालिस्मन, उपकरण 4 एपिक ग्रेड आइटम। हालांकि दोनों नए तालिस्मन्स सपोर्ट एबिलिटीज थे, उनकी उपयोगिता कमाल की थी। स्विफ्ट तालिस्मैन उसे तेज दानवों से दूरी बनाए रखने में मदद करेगा, जबकि हीलिंग तालिस्मैन चोट लगने पर आधा स्वास्थ्य तुरंत बहाल कर देगा। एक तालिस्मन्स जो आधा एचपी ठीक कर दे, वो बेहद ताकतवर था। चूंकि उसके पास पहले से एक्सप्लोसिव टैलिस्मैन था हमले के लिए, उसे और हमले की जरूरत नहीं थी। लू युएन ने तुरंत हेवनली मास्टर्स जेड पेंडेंट पहन लिया और अपनी गर्दन में डाल दिया। जैसे ही उसने पेंडेंट पहना, उसकी ओरा पूरी तरह छिप गई। यहां तक कि उससे ज्यादा ताकतवर अवेकेंड भी उसे सिर्फ एक आम लेवल 0 नागरिक ही दिखाते। फिर लू युएन ने अभी अभी हासिल किए गए उपकरणों को देखा। फ्लड ड्रैगन स्टाफ, आवश्यक स्तर 30, क्लास मेज, क्वालिटी एपिक, प्रभाव +200 मैजिक अटैक, +1000 मना, +50% स्पेल डैमेज, असामान्य दानवों पर अतिरिक्त 30% नुकसान। सक्रिय कौशल फ्लड ड्रैगन फ्रॉस्ट फ्लेम, एक एस रैंक कौशल जो फ्लड ड्रैगन की छवि बुलाकर बड़ी जगह में बर्फीली आग फेंकता है। मना खर्च 1000। ब्लेजिंग फायर,
रोब आवश्यक स्तर 30, क्लास मेज टैलिस्मैन मास्टर वॉरलॉक क्वालिटी एपिक प्रभाव +100 रक्षा +50 आग प्रतिरोध सक्रिय कौशल फायर वार्ड उपयोगकर्ता के आसपास एक सुरक्षा आवरण बनाता है जो 5 मिनट तक पूरी तरह आग से सुरक्षा देता है। फ्लड ड्रैगन स्वॉर्ड आवश्यक स्तर 30, क्लास वॉरियर स्वॉर्ड्समैन क्वालिटी एपिक प्रभाव +500 ताकत तलवार कौशलों को 50% बढ़ावा असामान्य दानवों पर 30% अतिरिक्त नुकसान कोई सक्रिय कौशल नहीं। फ्लड ड्रैगन स्प्रिट आर्मर आवश्यक स्तर 30, क्लास नाइट और बर्जकर क्वालिटी एपिक प्रभाव +300 रक्षा +1000 HP सक्रिय कौशल रिफ्लेक्ट डैमेज जो आने वाले 5% नुकसान को हमलावर पर वापस करता है। चारों एपिक आइटमों में से लू युएन सिर्फ एक ही पहन सकता था। ब्लेजिंग फायर रोब इसके स्टैट बोनस बाकी से कम थे, लेकिन इसका सक्रिय कौशल पूरी तरह से टूट गया था। 5 मिनट की पूरी आग सुरक्षा का मतलब था कि उस वक्त वो आग के बीच भी अछूता रहेगा। कुछ परिस्थितियों में ये क्षमता अनमोल हो सकती थी। बाकी 3 आइटम बेहद कीमती थे, लेकिन उसकी क्लास के लिए उपयुक्त नहीं थे। वो उन्हें शहर वापस जाकर बेच देगा। लू युएन को पूरा भरोसा था कि उन्हें भारी कीमत मिलेगी, यहां तक कि +50 फायर रेजिस्टेंस सक्रिय कौशल फायर वार्ड जो उपयोगकर्ता के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है और 5 मिनट के लिए पूरी तरह आग से बचाता है। फ्लड ड्रैगन सोर्ड जरूरी स्तर 30, क्लास वॉरियर सोर्ड्समैन क्वालिटी एपिक प्रभाव +500 ताकत तलवार कौशलों में 50% बढ़ोतरी और गैर बॉस दानवों पर 30% अतिरिक्त नुकसान कोई सक्रिय कौशल नहीं। फ्लड ड्रैगन स्पिरिट आर्मर जरूरी स्तर 30, क्लास नाइट और बर्जकर क्वालिटी एपिक प्रभाव +300 रक्षा +1000 HP सक्रिय कौशल रिफ्लेक्ट डैमेज जो आने वाले नुकसान का 5% हमलावर को वापस भेजता है। चारों एपिक आइटमों में से लू युएन सिर्फ एक ही पहन सकता था। ब्लेजिंग फायर रोब इसके स्टैट बोनस बाकी आइटमों से कम थे, लेकिन इसका सक्रिय कौशल पूरी तरह जबरदस्त था। 5 मिनट की पूरी आग से इम्यूनिटी का मतलब था कि उस दौरान वो आग के बीच भी सुरक्षित रहेगा। कुछ हालात में ये क्षमता अनमोल साबित हो सकती थी। बाकी 3 आइटम बहुत कीमती थे, लेकिन उसकी क्लास के लिए सही नहीं थे। वो उन्हें शहर वापस जाकर बेच देगा। लू युएन को पूरा भरोसा था कि उन्हें भारी दाम मिलेगा, यहां तक कि 30 लेवल का एपिक आइटम आमतौर पर 1 मिलियन युआन से ऊपर बिकता है। आमतौर पर 30 लेवल का बॉस मारने पर सिर्फ एक ही एपिक आइटम गिरता है, लेकिन इस बार लू युएन को 4 आइटम मिले क्योंकि उसने दुनिया में पहली बार इस डंगो एनन को क्लियर किया था। पहली बार क्लियर करने पर ड्रॉप रेट काफी बढ़ जाता है। हालांकि ये आइटम तब तक पहन नहीं सकते थे जब तक क्लास एडवांसमेंट के जरिए जरूरी लेवल तक न पहुंच जाएं। लू युआन ने ब्लेजिंग फायर रोब पहनी और हैरानी की बात यह थी कि वो एक स्टाइलिश मॉडर्न जैकेट में बदल गई। दिखने में बिल्कुल कैजुअल था और सबसे अच्छी बात वो रोजाना एक बार इसकी शक्ल बदल सकता था जब चाहे। यहाँ का बॉस तो हो गया, अब कहीं और जाकर लेवल बढ़ाना होगा। खुद से बातें करते हुए लू युआन डंगो नन के बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, कई लोग उसकी तरफ देखने लगे। कई लोगों ने उसे पहले अंदर जाते देखा था, भले ही कोई उसे जानता नहीं था। सबने देखा था कि एक नया लेवल 0 रूकी अकेले डेडवुड टाउन में आ रहा है। कोई भी तो जिज्ञासु होता। ज्यादातर लोग कई घंटों तक इंतजार करने के बाद ये सोचकर चले गए थे कि वो अंदर मर गया होगा, लेकिन कुछ लोग रुके रहे और अब उनकी सारी नजरें उस पर थीं। जब उन्होंने देखा कि उसकी लेवल अभी भी 0 दिख रही है तो कुछ हंस पड़े, तो वो बस दिखावा था। उन्होंने सोचा कि लू युआन कुछ घंटे छुपा रहा था, फिर बाहर आया। कोई समझ नहीं पाया कि कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर हंसना बंद नहीं किया। लू युआन ने किसी की बात नहीं सुनी और डंगोन के सबसे कम भीड़ वाले एंट्रेंस की तरफ देखा। वक्त देखकर पता चला कि दोपहर के 2 बज गए थे। कहीं और जाने का कोई फायदा नहीं था। उसने सबसे छोटी लाइन में शामिल हो गया, जहां ज्यादातर लोग लेवल 10 या 20 से ऊपर के थे। लाइन में खड़ा होने पर एक 20 के करीब का आदमी बोला, छोटे भाई, तुम अकेले आए हो? लू युआन ने सिर हिलाया। तुमने अभी अभी क्लास एडवांस किया है ना? तुम्हें किसी एक्सपर्ट टीम के साथ जाना चाहिए, या कम से कम लेवल 10 से नीचे के डंगोनन में रहना चाहिए। वहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा। आदमी की नीयत अच्छी थी। लू युआन ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, मैं बस देखने आया हूं। जवाब सुनकर आदमी चुप रह गया। डंगोनन में सिर्फ देखने के लिए जाना, ये तो जान जोखिम में डालने जैसा था। लेकिन चूंकि वे अजनबी थे, ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था। आखिरकार हर कोई अपनी मर्जी से जीता है। इंतजार करते हुए लू युआन ने देखा कि उसके आगे 4 लोग एक साथ पार्टी बनाकर अंदर गए। जब उसकी बारी आई, डंगोनन की जानकारी स्क्रीन पर आई। एंडलेस नाइट प्लेन्स, रिकमेंडेड लेवल 12, मोड्स, मल्टीप्लेयर, डुओ, सोलो। बिना देर किए लू युआन ने सोलो चुना। एक चमकीली रोशनी ने उसे घेर लिया और उसे रात के आकाश के नीचे एक विशाल घास के मैदान में पहुंचा दिया। ऊपर चमकीला पूरा चांद था, जिसकी वजह से अंधेरे में भी सब साफ दिख रहा था। आते ही लू युआन ने आसपास कई अवेकंड लोगों को देखा। यही फर्क था सामान्य डंगोनन और डेडवुड टाउन जैसे खास बॉस डंगोनन में। खास डंगोनन में एक बार कोई अंदर गया
तो बाकी को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक वो क्लियर न कर दे या मर न जाए। लेकिन सामान्य डंगोनन सबके लिए एक साथ खुला रहता था। एकमात्र नियम था कि अंदर पार्टियां नहीं बना सकते। अगर मॉन्स्टर्स मारकर लेवल बढ़ाना था तो सब कुछ आपकी अपनी ताकत पर निर्भर था। कम लेवल वाले इलाके खिलाड़ियों से भरे रहते थे, जबकि अंदर मजबूत मॉन्स्टर्स कम लोगों को आकर्षित करते थे। एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता था, लेकिन खतरा भी बड़ा था। लू युआन ने अनंत मैदान को देखा और अंदर की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, मॉन्स्टर्स के लेवल भी बढ़ते गए। यहाँ ज्यादातर भेड़िए थे जो झुंड में शिकार करते थे, इसलिए ट्रेनिंग करने वाले भी ग्रुप बनाते थे। लू युआन ने अपनी टांग पर स्विफ्ट तालिस्मैन लगाया और हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा। 500% की स्पीड बूस्ट के साथ आसपास के अवेकेंट को पता भी नहीं चला कि क्या गुजर गया। जब वह लेवल 15 वाले इलाके में पहुंचा तो वहां लगभग कोई नहीं बचा था। उसने मैदान में घूमते हुए भेड़ियों के झुंड को देखा जो उसकी मौजूदगी से अनजान थे। लू युआन ने अपने हाथ में एक्सप्लोसिव तालिस्मन्स बुलाए। अब कत्ल शुरू करने का वक्त है। जैसे ही उसने हमला किया, ताबीज हवा में उड़ने लगे। हालांकि वह सिर्फ लेवल 10 था। उसकी EX रैंक क्लास के कारण उसकी स्टैट्स SS रैंक क्लास से भी बेहतर थीं। उसके लेवल 10 के एट्रीब्यूट्स आम अवेकेंट से कहीं ऊपर थे। हेवनली मास्टर्स जेड पेंडेंट के साथ मिलकर एक एक्सप्लोसिव टैलिस्मैन लगभग एक लेवल 15 मॉन्स्टर को सीधे मारने के लिए काफी था। पूरी तरह यकीन के लिए लू युआन ने हर भेड़िए पर 2 ताबीज इस्तेमाल किए। डिटोनेट धमाके मैदान में गूंजे और भेड़िए टुकड़ों में उड़ गए। साथ ही अनुभव के नोटिफिकेशन उसके दिमाग में आने लगे। लेवल 15 ग्रे वुल्फ डिफीटेड, एक्सपीरियंस गेन। लू युआन ने एक बार सांस ली। साधारण मॉन्स्टर्स मारकर लेवल बढ़ाना सच में बहुत धीमा है। अगर कोई और ये सुनता तो गुस्सा हो जाता। ज्यादातर लेवल 10 के अवेकेंड केवल लेवल 7 या 8 के मॉन्स्टर्स से लड़ते थे। एक मॉन्स्टर से लड़ना ठीक था, लेकिन पूरे झुंड से लड़ना खुदकुशी जैसा था, भले ही अनुभवी खिलाड़ी नए खिलाड़ियों को लेकर जाएं। वे मजबूत मॉन्स्टर्स तो मार सकते थे, लेकिन अनुभव सब में बांटना पड़ता था, इसलिए सबको कम मिलता था। लू युआन ने मैदान में अपना रास्ता बनाया। शुरू में भेड़िए सीधे उस पर दौड़े, लेकिन फिर समझ गए कि वो उनसे कहीं बेहतर था और भागने लगे। लू युआन ने उन्हें एक एक कर पकड़ लिया। अनुभव थोड़ा थोड़ा बढ़ा और जैसे जैसे वह अंदर गया, भेड़िए भी मजबूत होते गए। 2 घंटे बाद लू युआन लेवल 12 पर पहुंचा। सिर्फ 2 घंटे में 2 लेवल बढ़ाना ही कई लोगों को जलन में डालने के लिए काफी था। लेकिन अब उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई भेड़िया नहीं था। वह समझ नहीं पाया कि पूरा झुंड इतना डरपोक कैसे हो गया। छोड़ो, वापस जाना होगा। उसे और खोजने का वक्त नहीं था। 2 घंटे लग गए थे अंदर आने में, बाहर जाने में भी उतना ही लगेगा। उसने मुड़कर एग्जिट की तरफ कदम बढ़ाए। जब वह डंगो एनन से बाहर निकला, सूरज ढल रहा था। वापसी में लू युआन ने अपना इन्वेंट्री चेक किया। 3 एपिक आइटमों के अलावा उसने कुछ सामान्य और फाइन ग्रेड के उपकरण भी जमा किए थे। सामान्य मॉन्स्टर्स से भी कभी कभी गियर गिरता था, लेकिन ज्यादातर कॉमन होता था, और फाइन इक्विपमेंट केवल भाग्यशाली खिलाड़ियों को मिलता था। इक्विपमेंट क्वालिटी कॉमन, फाइन, एडवांस्ड, सुपीरियर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिक में बंटी होती थी। लू युआन को निचले ग्रेड के आइटमों की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें अलग से चेक भी नहीं किया। कल जब वो एपिक आइटम बेचने जाएगा तो बाकी सब सामान एक साथ बेच देगा। जैसे ही लू युआन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंकल लियू आए और बोले, शाओ युआन, रुको, तुमसे बात करनी है। लू युआन ने थोड़ी देर सोचा, फिर रुका। उसने हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ मुड़कर कहा, क्या बात है अंकल लियू? शाओ युआन, जो श्वांग श्वांग ने किया, हमारे परिवार की तुम्हारे प्रति माफी है, अंकल लियू ने आदर से झुककर कहा। लू युआन ने जल्दी से उन्हें उठाया। अंकल लियू, ये जरूरी नहीं है, हर किसी का अपना रास्ता होता है, मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूं। अंकल लियू ने सांस ली। तुम अच्छे हो, मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में और भी बेहतर किसी से मिलोगे। लू युआन मुस्कुराया। तो मैं पहले से ही तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहता हूं। मुझे कुछ काम निपटाने हैं अंकल लियू, इतना कहकर वो मुड़कर चला गया। लॉन्ग हाउचन की मदद से लियू परिवार शायद अमीर इलाके में जाने की तैयारी कर रहा था। लू युआन का उन पर कोई गुस्सा नहीं था। लियू श्वांग श्वांग के लिए भी बस वो रास्ते से हट जाए तो उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर वे उसे परेशान करने आए तो वह इतना विनम्र नहीं रहेगा। अंकल लियू केवल लेवल 30 का अवेकेंट था, ताकत और पैसे दोनों की कमी के कारण। उसने अपना एडवांसमेंट क्वेस्ट पूरा नहीं किया था और स्लम में ही रहना पड़ा। लू युआन को वहां की जिंदगी से बेहतर कोई नहीं परिचित था। अगर विकल्प होता तो कोई भी वहां रहना पसंद नहीं करता। साधारण खाना खाकर और नहाकर वह सो गया। अगले दिन लू युआन शहर के एडवेंचरर प्लाजा की तरफ बढ़ा। हर दुकान क्लास से जुड़ी चीजें बेचती थी और सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस भी वहीं था। स्लम की तुलना में वहां की इमारतें और सड़कें पूरी तरह अलग दुनिया की तरह लगती थीं। केवल कुछ दर्जन युआन के कपड़े पहनकर लू युआन तुरंत अलग दिखा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। इस दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। काफी ताकत हो तो बाकी सब अपने आप मिल जाता है। सिर उठाकर लू युआन शहर के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस स्काईवॉक ट्रेडिंग हाउस में गया। वो फ्रंट काउंटर पर पहुंचा, जहां रिसेप्शनिस्ट ने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा, सर, आप खरीदने आए हैं या बेचने? बेचने? बिल्कुल, कृपया अपने आइटम निकालें।
स्काईवॉक ट्रेडिंग हाउस सुनिश्चित करेगा कि आपको उचित कीमत मिले। उसकी बात में सच्चाई थी। स्काईवॉक ट्रेडिंग हाउस शहर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस था क्योंकि उनकी कस्टमर सर्विस बेस्ट थी। उनका सिद्धांत था कि भले कोई साधारण दिखे, उसे सभ्यता से पेश आना चाहिए क्योंकि ये कुछ मिनटों की बात होती है, लेकिन अगर खराब सेवा से कोई छुपा हुआ एक्सपर्ट नाराज हो गया तो नुकसान बड़ा होता। लू युआन ने हाथ हिलाया और 15 आइटम तुरंत काउंटर पर आ गए। 3 आइटम चमकीली बैंगनी लाइट छोड़ रहे थे। रिसेप्शनिस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। ये एपिक ग्रेड आइटम है। कंपनी में 3 महीने से कम समय में उसने अब तक केवल एडवांस्ड ग्रेड आइटम देखे थे। वह नहीं जानती थी कि ये कितने कीमती होंगे, लेकिन एक बात पता थी, ये बड़ा मौका था। सर, कृपया थोड़ा इंतजार करें। एपिक आइटमों का मूल्यांकन हमारे विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा। उसने धीरे धीरे प्रक्रिया समझाई। कोई दिक्कत नहीं। लू युआन ने सिर हिलाया। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत फोन उठाया। कुछ मिनटों में सोने की चश्मा पहने एक मिडिल एज आदमी आया। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी थे। लू युआन उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया, लेकिन समझ गया कि वे कम से कम एक बार क्लास एडवांसमेंट कर चुके थे। मिडिल एज आदमी ने आते ही तीनों एपिक आइटमों पर पूरा ध्यान दिया। लंबे समय तक उन्हें देखा, फिर लू युआन की तरफ देखा। युवा, ये वही आइटम है जो तुम लाए हो? हाँ, लू युआन ने कहा। तुमने ये खुद मॉन्स्टर्स मार्कर नहीं लिए, है ना? विशेषज्ञ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लू युआन की लेवल 12 देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई लेवल 12 अवेकेंड बॉस मार सकता है, खासकर लेवल 10 के भी कमजोर बॉस को नहीं। और पहली नजर में ही पता चल गया कि ये आइटम कम लेवल के नहीं है। लू युआन ने जानबूझकर अपनी असली लेवल दिखा दी थी ताकि कोई शक न करे कि वो लेवल 0 रोकी है। सवाल सुनकर उसने शांत जवाब दिया। ये आइटम मुझे एक सीनियर ने सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें उनकी तरफ से बेचूं और आगे भी और आइटम आ सकते हैं। लू युआन कभी नहीं कहेगा कि उसने खुद ये कमाए हैं। अगर कोई विश्वास नहीं करता तो ठीक है, लेकिन अगर विश्वास कर लेता तो परेशानी हो सकती थी। फेडरेशन तो था, लेकिन कानून सही से लागू नहीं था। शहर के अंदर भी लोग मरते रहते थे। एक रहस्यमय सीनियर का ख्याल बनाना भविष्य में आइटम बेचने में मदद करेगा। समझ गया। लगता है हम लंबे समय तक साथ काम करेंगे, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम सॉन्ग यी है, और आपका? लू युआन। बहुत अच्छा। युवा दोस्त लू, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आइटमों का मूल्यांकन करता हूं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एल्डर सॉन्ग। उसके बाद सॉन्ग यी ने कुछ नहीं कहा और पूरी तरह से आइटमों की जांच में लग गया। जितना ज्यादा देखता गया उतना ज्यादा हैरान होता गया। 30 लेवल के एपिक गियर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इन्हें पहले एडवांसमेंट के अंतिम गेम आइटम माना जाता है। इनके स्टैट इतने जबरदस्त होते हैं कि खिलाड़ी इन्हें अपनी पहली एडवांसमेंट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 लेवल देखकर मत भ्रमित होइए, क्योंकि एक बार एडवांसमेंट की जरूरत पूरी हो जाने पर मॉन्स्टर्स मारने से एक्सपीरियंस नहीं मिलता जब तक कि एडवांसमेंट क्वेस्ट पूरा ना हो जाए। अगर ये ना होता तो इंसान अनंत लेवल तक पहुंच जाते और सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर देते। मूल्यांकनकर्ता का काम होता है कि वह आइटम की स्टैट्स, उपयोगिता और एक्टिव स्किल्स की ताकत के आधार पर उसका मूल्यांकन करे। लंबी जांच के बाद सॉन्ग यी ने गंभीर चेहरा बनाकर लू युआन की तरफ देखा। ये तीनों आइटम टॉप टियर एपिक हैं। हमारा ट्रेडिंग हाउस इन्हें 3 दिन प्रमोट करेगा और फिर नीलामी में लगाएगा। हम बोली 1 मिलियन युआन से शुरू करेंगे। क्या आप मानते हैं? मुझे ठीक लगता है। लू युआन को उस शुरुआती कीमत में कोई दिक्कत नहीं थी। पहली बार उसे सच में एहसास हुआ कि जब आपके पास जबरदस्त ताकत हो तो पैसे कमाना कितना आसान होता है। अगर उसका परिवार उस समय उस बॉस को मार पाता तो सिर्फ एक एपिक गियर मिलना भी स्लम से बाहर निकलने के लिए काफी होता। जब नीलामी खत्म हो जाएगी, स्काईवॉक ट्रेडिंग हाउस अंतिम बिक्री मूल्य का 5% कमीशन लेगा। कोई आपत्ति? सॉन्ग यी ने फिर पूछा। कोई नहीं, लू युआन ने शांत जवाब दिया। हालांकि वह अंदर से थोड़ा हैरान था। स्कूल में उसने सीखा था कि आमतौर पर ऑक्शन हाउस 10% चार्ज करते हैं। 5% तक कटौती का मतलब था कि वे लंबे समय तक साथ काम करने की उम्मीद करते हैं। शाओसन, यंग फ्रेंड लू को वीआईपी कार्ड जारी करो ताकि 3 दिन बाद नीलामी के लिए वापस आने में सुविधा रहे। फिर सॉन्ग यी ने कहा, बाकी आइटमों का भी भुगतान कर दो। जी, एल्डर सॉन्ग। रिसेप्शनिस्ट ने आदेश सम्मान से स्वीकार किया। सॉन्ग यी ने तीनों एपिक आइटम ले लिए और चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने लू युआन के बाकी कॉमन और फाइन ग्रेड आइटमों का मूल्यांकन किया। वे ज्यादा कीमती नहीं थे। कुल मिलाकर उनकी कीमत सिर्फ 5000 युआन थी। उसके बाद उसने लू युआन का वीआईपी रजिस्ट्रेशन भी पूरा किया और उसे वीआईपी कार्ड दिया। लू युआन ने पैसे और कार्ड दोनों स्वीकार किए और ट्रेडिंग हाउस से बाहर निकल गया। वह तुरंत टैक्सी पकड़कर शहर के गेट की ओर गया ताकि लेवल बढ़ाना जारी रख सके। इस बार वह डंगोन जॉन 1 जा रहा था, जहां उसकी लेवल के हिसाब से बेहतर डंगोनन था। सौभाग्य से रास्ते में उसे कोई जाना पहचाना नहीं मिला। जब वह पहुंचा तब दोपहर हो चुकी थी। बिना वक्त गंवाए लू युआन सबसे व्यस्त डंगोन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। उसे स्कूल में इस डंगोनन का नक्शा पता था। यह लेवल 10 से 20 के लिए था और आमतौर पर कोई फिक्स्ड बॉस नहीं होता, बल्कि बॉस का आना पूरी तरह आपके भाग्य पर निर्भर करता था। कल के अनुभव से लू युआन ने पूरी तरह समझ लिया था कि बॉस और सामान्य मॉन्स्टर्स के बीच अनुभव का अंतर कितना बड़ा होता है। अगर वह जल्दी लेवल बढ़ाना चाहता था तो बॉस मारना अभी भी सबसे अच्छा तरीका था।
वह डेडवुड टाउन को बार बार नहीं चला सकता था, क्योंकि उस डंगोन को एक बार क्लियर करने के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था, वरना वह रोज वहां जाता, लाइन में इंतजार करते हुए। पीछे एक लड़की भी चुपचाप लाइन में शामिल हो गई। वह लू युआन के बराबर उम्र की लग रही थी, शायद हाल ही में क्लास पूरी की हो। वह लेवल 10 की थी, सौम्य दिखती थी और ऐसा लग रहा था जैसे परिवार ने उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा हो। कुछ ही देर में एक आदमी और एक औरत, दोनों 20 के करीब लेवल के, उसके पीछे आए। वे डंगोनन के लिए सुझाए गए लेवल के थे। लू युआन तुरंत समझ गया कि वह किसी अमीर परिवार की लड़की है जिसे उसके परिवार के लोग साथ लेकर आए हैं ताकि वह लेवल बढ़ा सके। ये समझते ही उसने ध्यान देना बंद किया और इंतजार करता रहा। काफी देर बाद उसके आगे वाले लोग अंदर गए। जैसे ही लू युआन आगे बढ़ा, पीछे वाली लड़की ने अचानक पूछा, क्या तुम अकेले आए हो? चूंकि वह उससे उम्र में करीब था, उसने सोचा कि वो भी अभी अभी क्लास पूरी किया है। हाँ, कोई दिक्कत है? लू युआन ने पीछे मुड़कर पूछा। हमारी टीम में एक खाली जगह है, तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा, अनुभव सबको बराबर मिलेगा। बस शर्त यह है कि कोई भी बॉस ड्रॉप हमारी टीम का होगा। मैं जुड़ता हूं, लेकिन मुझे पार्टी लीडर बनाओ। लू युआन ने जवाब दिया। पार्टी लीडर को कुल अनुभव का 50% मिलता है, बाकी आधा बाकी सदस्यों में बांट लेते हैं। वह इसलिए राजी हुआ क्योंकि मल्टीप्लेयर, डुओ और सोलो डंगोनन के रिकॉर्ड अलग अलग होते हैं। अगर वे मल्टीप्लेयर में बॉस मारते हैं तो वो बाद में डुओ मोड में जाकर फिर से बॉस को हंट कर सकता है। बच्चा, क्या तुम्हारी मांग थोड़ी ज्यादा नहीं है? लड़की के पास खड़ा आदमी ठंडे स्वर में बोला। उनका निमंत्रण तो दोस्ताना था, लेकिन लू युआन की शर्तें बिल्कुल अनुचित लग रही थीं। लेकिन लू युआन शांत रहा। मुझे लीडर बनाना गलत नहीं है। डंगोनन खत्म करने के बाद मैं उसे डुओ मोड में लेकर जाऊंगा और बॉस मारने में मदद करूंगा। तो क्या बात पक्की हुई? आदमी जोर से हंसा। हमारी लड़की को डुओ डंगोनन में लेकर जाओगे? तुम तो लेवल 12 हो, क्या तुम्हें यह जगह मजाक लगती है? वांग हू, उसे बोलने दो, लड़की ने गंभीरता से बीच में कहा। वांग हू हैरान था। मिस, क्या आप सच में ये सोच रही हैं? उसने कहा। लड़की ने शांति से जवाब दिया। मैं पार्टी लीडर तुम्हें ट्रांसफर कर सकती हूँ, लेकिन अंदर जाकर तुम्हें साबित करना होगा कि तुम उसे डू डंगोन में ले जा सकते हो। अगर नहीं कर सके तो सी परिवार का नुकसान वापस पाना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, लू युआन ने बिना हिचकिचाए कहा। साथ ही उसके दिमाग में एक सवाल आया। शी परिवार, क्या स्काईवॉक ट्रेडिंग हाउस के फाउंडर का नाम शी तियानशिंग नहीं था? उसने कैजुअली पीछे देखा और दूर से किसी को चुपचाप सब कुछ देखता पाया। इससे उसका शक और गहरा गया। मैं शिफियर हूं, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जिज्ञासु होकर पूछा। लू युआन, ये कहकर वे दोनों डंगोन के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़े। मिस्ट माउंटेन, रिकमेंडेड लेवल 10 से 20, मोड्स सोलो, डुओ, मल्टीप्लेयर। लू युआन ने मल्टीप्लेयर चुना और पार्टी विंडो तुरंत खुल गई। पार्टी लीडर लू युआन, लेवल 12, एस रैंक, तालिस्मैन मास्टर। पार्टी मेंबर, इनवाइट, इनवाइट, इनवाइट। 3 खाली जगह थीं। लू युआन ने इनवाइट बटन दबाया और आसपास के खिलाड़ियों की लिस्ट आई। उसने सबसे पहले जी फायर को इनवाइट किया। पार्टी लीडर लू युएन, लेवल 12, एस रैंक, टैलिस्मैन मास्टर। पार्टी मेंबर सीफियर, लेवल 10, एस रैंक, डिवाइन हीलर। सीफियर ने लू युएन की क्लास देखकर एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन पीछे हट गई नहीं। आखिरकार अगर वो अंदर असफल हो गया तो उसे बाद में नुकसान वापस पाना आसान होगा। फिर लू युएन ने वांग हू और दूसरे गार्ड को भी इनवाइट किया। पार्टी मेंबर वांग हू, लेवल 20, फर्स्ट एडवांसमेंट, ग्रेट स्वॉर्ड्समैन। पार्टी मेंबर ज़ैंग यू, लेवल 20, फर्स्ट एडवांसमेंट, डुअल गनर। जैसे ही वे जुड़े और लू युएन की जानकारी देखी, दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वे कुछ कहने से पहले लू युएन ने एंट्री कंफर्म कर ली। पल भर में चारों मिस्ट माउंटेन के नीचे पहुंच गए, जहां भेड़िए धुंध से घिरे जंगल में घूम रहे थे। आखिरी डंगोन बॉस एक विशाल बाघ था, लेकिन वह लगातार मिस्ट माउंटेन में घूमता रहता था, इसलिए उसे ढूंढना आसान नहीं था। हर पार्टी को अलग पहाड़ सौंपा जाता था और वे सिर्फ उसी इलाके में घूम सकते थे। अगर बाघ उसी पहाड़ पर था तो उसे मार सकते थे, नहीं तो बस भेड़िए और जैकॉल मारकर बाहर जाना पड़ता था। चारों तरफ अनगिनत पहाड़ियां धुंध से उठती हुई दूर तक फैली थीं, जैसे कोई पेंटिंग हो। ये सोचते हुए कि हर दिन इस डंगोन में कितनी 4 सदस्य पार्टियां आती होंगी, लू युआन ने महसूस किया कि अगर हर पार्टी को बॉस से मिलने का लगभग 90% मौका मिलता है तो इन पहाड़ों में 1 से ज्यादा बाघ होने चाहिए। लू युआन अभी सोच ही रहा था कि वांग हू ने अचानक कहा, तो तुम लू युआन हो, तुम बड़ी बातें करते हो। मुझे लगा था कि तुम्हारी क्लास खास होगी, लेकिन तुम बस तालिस्मैन मास्टर हो। मैं सच में जानना चाहता हूं, तुम खुद को कैसे साबित करोगे? शिफेर चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में भी यही सवाल था। लू युआन ने बस कहा, पहाड़ पर पहुंचकर देख लेना, और सीधे आगे बढ़ गया। वो बातों में वक्त गंवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। हर एक सेकंड जो बातों में जाता वो मॉन्स्टर्स मारने में लग जाता। उसकी इतनी आत्मविश्वास देखकर शिफेर सोचने लगी कि कहीं उसके अंदर छुपी ताकत तो नहीं है। मिस, चलो हम भी ऊपर चलते हैं, ज़ंग यू ने याद दिलाया। तीनों जल्दी पकड़ गए। जंगल के अंदर कुछ कदम चलते ही लू युएन ने 2 ब्लैक वुल्फ्स को आते देखा। उनके शरीर से गाढ़ी काली धुंध निकल रही थी, जो उन्हें डरावना दिखा रही थी। दोनों लेवल 16 के थे। पहाड़ के तल के मॉन्स्टर्स भी अब लेवल 16 के थे। लू युएन पूरी तरह संतुष्ट था।
बिना वक्त गंवाए उसने 2 एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स फेंके, धमाके हुए और दोनों ब्लैक वुल्फ्स तुरंत गिर गए। लेवल 16 ब्लैक वुल्फ डिफीटेड, एक्सपीरियंस गेन्ड 30। लेवल 16 ब्लैक वुल्फ डिफीटेड, एक्सपीरियंस गेन 30। अगर लू युआन अकेला होता तो 2 मॉन्स्टर्स मारने से उसे 120 अनुभव मिलता। यही वजह थी कि उसे पार्टी करना पसंद नहीं था। लीडर होते हुए भी उसे केवल आधा अनुभव मिलता था। शेफेयर और बाकी लोग अभी आए थे और देख रहे थे कि लू युआन ने दोनों भेड़ियों को तुरंत मार दिया। उन्हें 10 अनुभव मिला, लेकिन अनुभव की कोई परवाह नहीं थी। यहां तक कि वांग हू भी यकीन नहीं कर सकता था कि वो बिना शी परिवार के शक्तिशाली गियर के 2 लेवल 16 के ब्लैक वुल्फ्स तुरंत मार सकता है। शिफियर ने आखिरकार खुलकर पूछा, वो ताबीज क्या था? क्या तालिस्मैन मास्टर्स को ताबीज बनाने से पहले निशान बनाना और मंत्र पढ़ना नहीं पड़ता? मैंने उन्हें पहले से तैयार कर रखा था, लू युआन ने जवाब दिया। लेवल 16 ब्लैक वुल्फ डिफीटेड, एक्सपीरियंस गेन 30। अगर लू युआन अकेले होता तो 2 मॉन्स्टर्स मारकर उसे 120 अनुभव मिलता, इसलिए उसे पार्टी करना पसंद नहीं था। लीडर होते हुए भी उसे सिर्फ आधा अनुभव मिलता था। शेफेयर और बाकी लोग सही वक्त पर पहुंचे और देखा कि लू युआन ने दोनों भेड़ियों को तुरंत मार दिया। उन्हें सिर्फ 10 अनुभव मिला, लेकिन अब किसी को अनुभव की कोई परवाह नहीं थी। यहां तक कि वांग हू भी यकीन नहीं कर सकता था कि शी परिवार के शक्तिशाली गियर के बिना वो 2 लेवल 16 के ब्लैक वुल्फ्स को तुरंत मार पाएगा। आखिरकार शीफियर ने खुलकर पूछा, वो ताबीज क्या था? क्या तालिस्मैन मास्टर्स को निशान बनाकर और मंत्र पढ़कर ही ताबीज बनाना नहीं पड़ता? लू युआन ने जवाब दिया, मैंने उन्हें पहले से तैयार कर रखा था। पहले से तैयार? क्या ताबीज कुछ घंटों के बाद खत्म नहीं हो जाते? वांग हू ने शक भरी आवाज में पूछा। लू युआन ने उसे देखा और कहा, तुमने कितने तालिस्मैन मास्टर्स देखे हैं जो इतना यकीन कर सको? वांग हू तुरंत चुप हो गया, क्योंकि सच तो ये था कि उसने कभी किसी तालिस्मैन मास्टर से मुलाकात तक नहीं की थी। ये सब उसने दूसरों से और ऑनलाइन बातों से सुना था। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए झांग यू ने जल्दी से बीच में आकर कहा, लू युआन, हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं। पहले तुमने कहा था कि बाद में मिस शी को डुओ डंजन में ले जाओगे। असली सवाल यह है कि तुम्हारे पास कितने ताबीज हैं। ये सवाल सबका दिलचस्पी का था और वांग हू की शर्मिंदगी से ध्यान हटाने का भी। लू युआन मुस्कुराया, इतने कि कुछ मिस्ट माउंटेन्स को समतल कर सकूं। क्या इतना काफी होगा? इतना तो ठीक रहेगा, जांग यू ने कहा, लेकिन हमें यह देखना होगा कि ये ताबीज सच में बॉस को मार सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, मैंने कहा था कि मैं अपने आप को साबित करूंगा, ये उसका हिस्सा है। लू युआन पूरी तरह समझ गया कि अगर वो आसानी से बॉस को नहीं मार पाया तो वांग हू और जंग यू कभी भी शीफायर को उसके साथ डुओ डंजन में जाने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है, जो भी आज इक्विपमेंट गिरेगा वो तुम्हारा होगा, जांग यू ने कहा। चूंकि वे लू युआन को ही सब संभालते देखना चाहते थे, इसीलिए लूट को बांटना सही नहीं होता। लू युआन ने सिर हिलाया और चढ़ाई जारी रखी। देखते ही देखते वांग हू और झांग यू बस सवारी करते हुए डंजियन में आगे बढ़ रहे थे। तीनों बस पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि हर भेड़िया और सियार जो मिला लू युआन के एक्सप्लोसिव तालिस्मन्स से उड़ जाता। मॉन्स्टर्स जल्दी से लेवल 16 से 17 और फिर 18 तक पहुंच गए। जब वे पहाड़ के बीच में पहुंचे तो अचानक जंगल में एक जोरदार बाघ की दहाड़ गूंज उठी। रोआर! बीस्ट का राजा अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। एक भीषण हवा का झोंका पूरे पहाड़ में दौड़ गया। पेड़ गिर गए और एक विशाल बाघ सीधे उनके सामने उतर आया। यह सामान्य बाघ से 2 गुना बड़ा था। बीस्ट के राजा की इतनी ताकत थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। उसकी नजरें लू युआन और बाकी लोगों पर इस तरह टिकी थीं जैसे वे बस उसके खाने की प्लेट हों। लू युआन ने शांति से आगे इशारा किया। तुरंत अनगिनत ताबीज बाघ की ओर उड़ने लगे। लेवल 20 के बॉस के सामने भी उसने उसे कमतर नहीं आंका। पलक झपकते ही हजारों एक्सप्लोसिव तालिस्मन्स हवा में भर गए। फिर उसने चुपचाप एक शब्द बोला, डिटोनेट। एक भयंकर धमाका पूरे पहाड़ को घेर लिया। बाघ ने जैसे ही हमला करना शुरू किया, उसे धमाके ने निगल लिया। वो हमले के करीब भी नहीं पहुंच पाया। लू युआन से बस 2 मीटर दूर वो विशाल जानवर जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत ही वो परिचित नोटिफिकेशन आया, मिस्ट माउंटेन किंग सफलतापूर्वक हराया गया। अनुभव मिला, बधाई हो, तुम लेवल 13 पर पहुंच गए हो। 1000 अनुभव पॉइंट्स और पहले से मिले अनुभव ने लू युआन को आखिरकार लेवल 13 तक पहुंचा दिया। उसने चुपचाप अपनी स्टेटस पैनल खोली। लू युआन, उम्र 18, क्लास EX रैंक, तालिस्मैन मास्टर, लेवल 13, अनुभव 210, 3000 में से HP 2600, स्ट्रेंथ 160, डिफेंस 160, एगिलिटी 160, मैजिक अटैक 650, मैना 1300, ताबीज, एक्सप्लोसिव टैलिस्मैन, स्विफ्ट टैलिस्मैन, हीलिंग टैलिस्मैन। अपने स्टैट्स देखकर लू युआन को अब अपने विकास की दर साफ समझ आई। इस वक्त हर लेवल से उसे 200 HP, 20 स्ट्रेंथ, 20 डिफेंस, 20 एजिलिटी, 50 मैजिक अटैक और 100 माना मिलते थे। वह सोचने लगा कि लेवल 20 से 30 तक पहुंचने पर यह बढ़ोतरी कितनी होगी। सच में उसे इसका बेसब्री से इंतजार था। EX रैंक क्लास की ताकत सिर्फ स्टैट बढ़ोतरी से ही आम क्लासेस से बहुत आगे थी। बाद में उसने मिस्ट माउंटेन किंग से मिले लूट की जांच की। वहां सिर्फ 2 आइटम थे और उनमें से कोई भी एपिक नहीं था। लगता है इन्हें स्काईवॉक ट्रेडिंग हाउस को बेच देना होगा।
मुड़कर देखा तो जी फायर और बाकी 2 लोग अभी भी वहीं खड़े थे, पूरी तरह से स्तब्ध। बॉस के मरने के कई मिनट बीत चुके थे, फिर भी वे उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। आज जो उन्होंने देखा उसने उनकी दुनिया की सारी धारणाएं पूरी तरह तोड़ दी थीं। लगभग 300 साल से, जब से इंसानों ने क्लासेस जागृत की है, सबने एक बात को सच माना था, टैलिस्मन मास्टर्स बेकार होते हैं। 300 सालों से ये विश्वास लोगों के दिमाग में गहरा बैठा था कि टैलिस्मन मास्टर्स बेकार हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लू युएन ने उस विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। ऐसा सदमा कोई आसानी से नहीं भूल पाता। वांग हू सबसे पहले बोला, भाई लू युएन, क्या तुम सच में टैलिस्मन मास्टर हो? लू युएन हंसा, क्या तुम्हें लगता है पार्टी की जानकारी भी झूठ हो सकती है? वांग हू तुरंत सिर हिलाकर मना करने लगा, फिर उसने सिर झुकाकर दिल से माफी मांगी। भाई लू युएन, मैं अंधा था, नहीं जानता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कृपया मेरी बात दिल पर न लेना। लू युआन ने हाथ हिलाकर टाल दिया, चिंता मत करो, मैं इतना तुच्छ नहीं हूँ। अब जब बॉस मर गया तो पहाड़ के बाकी निचले लेवल के मॉन्स्टर्स भी शायद भाग गए होंगे, उन्हें मारने का कोई फायदा नहीं। चलो डंजियन छोड़ते हैं। धन्यवाद भाई लू युआन। वांग हू ने हाथ जोड़कर आभार जताया। उसी वक्त झांग यू ने सावधानी से पूछा, मिस्टर लू युआन, क्या तुम्हारे पास इतने ताबीज हैं कि एक बार फिर मिस्ट माउंटेन को साफ कर सको? उसे यकीन करना था इससे पहले कि जी फायर को अकेले लू युएन के साथ ड्यूओ डंजन में भेजा जाए। लू युएन मुस्कुराया, बिल्कुल। क्या तुम सोचते हो मैं बिना पूरी तैयारी अपने जान को खतरे में डालता? तो फिर मैं मिस शी की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। जांग यू ने सिर हिलाया। चारों पहाड़ से नीचे उतरकर डंजियन से बाहर निकले। फिर लू युआन अकेले शीफियर के साथ डो वर्जन में गया। चूंकि लू युआन लेवल 13 और शीफियर लेवल 11 पर थे, 2 लोगों की पार्टी में अनुभव का विभाजन 60% लीडर को और 40% दूसरे सदस्य को होता था। जैसे ही वे अंदर गए, सी फायर, जो पहले शायद ही बोली थी, आखिरकार चुप्पी तोड़ी। जो ताबीज तुमने इस्तेमाल किए वो पहले से तैयार नहीं थे, है ना? लू युएन ने भौं उठाई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वांग हू और बाकी शायद ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मैंने एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स देखे हैं। वे सिर्फ 6 घंटे तक स्थिर रहते हैं, उसके बाद बिना सक्रिय किए खुद ही फट जाते हैं। शीफियर ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम एक युवा लड़की के लिए काफी जानकार लगती हो, लू युआन ने कहा, पर तुम्हें कैसे यकीन है कि मेरे ताबीज भी वैसे ही काम करते हैं? शीफियर ने उसे सीधे देखा। क्योंकि तुम कुछ भी तैयार करते नहीं लगते, ना तो ताबीज बनाते हो, ना मंत्र पढ़ते हो। शायद असली तालिस्मैन मास्टर ऐसा होता है, नहीं तो ये क्लास एस रैंक कहलाने लायक नहीं होता। पर अगर कोई तुम्हारी तरह कर सकता है तो ये सिर्फ एस रैंक नहीं होना चाहिए। लू युआन हंसा। तुम तेज हो, पर तुम्हें सब समझने की जरूरत नहीं। सच कहूं तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं, वरना मुझसे अकेले बात करना तुम्हारी जान तक ले सकता था। शीफेयर ने मीठी मुस्कान दी। तो फिर शुक्रिया कि तुमने मुझे माफ किया। अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं घुसपैठ करूंगा, बस अपनी बात की पुष्टि करना चाहता था। ठीक है, चलो पहाड़ चढ़ते हैं। लू युआन ने सिर हिलाया और चढ़ाई शुरू की। पहले तो उसने सोचा था कि ये लड़की बस शर्मीली है क्योंकि कम बोलती है, लेकिन अब उसे पता चला कि उसने पूरा वक्त उसे समझने की कोशिश की है। वो बहुत चालाक थी और लू युआन को उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने का मन नहीं था। रास्ते में भेड़िए और सियार एक के बाद एक आते रहे, लेकिन लू युआन ने आराम से सब खत्म कर दिया। वहीं शीफियर बस पीछे पीछे चलती रही, जैसे उसकी अपनी हौसला अफजाई कर रही हो। वो पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लग रही थी। लू युआन को समझ नहीं आ रहा था कि कौन ज्यादा खुशकिस्मत है, वो या शीफियर। जब वे पहाड़ के किनारे पहुंचे, वहीं पुराना नजारा सामने था। तेज हवाएं जंगल में गरज रही थीं और मिस्ट माउंटेन किंग उनके सामने आया। वही बाघ जैसा दिखने वाला जानवर था। लू युएन ने शांत होकर हाथ उठाया और फिर से एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स की बौछार कर दी। ताबीज फटे और मिस्ट माउंटेन किंग वहीं गिर पड़ा। मिस्ट माउंटेन किंग सफलतापूर्वक हराया गया। उसका अनुभव बार 2750 में से 3000 तक पहुंच गया। लूट की जांच की तो लू युएन को लगा आज उसकी किस्मत अच्छी थी। एक एडवांस्ड और एक सुपीरियर आइटम गिरे थे। दुर्भाग्य से सुपीरियर हथियार लांसर्स और नाइट्स के लिए भाला था, इसलिए उसके काम का नहीं था। चलो बाहर चलते हैं, लू युएन ने सी फायर से कहा। चलो संपर्क जानकारी बदल लेते हैं, शीफेयर ने सुझाव दिया। अगर आगे और 2 डंजन्स मिले तो फिर से टीम बना सकें। लू युआन ने थोड़ी सोच के बाद कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मेरा राज रखना। भविष्य में कई 2 डंजन्स होंगे और लू युआन को भरोसेमंद साथी चाहिए था। हर बार नया समझाना झंझट था। चूंकि शीफेयर पहले से ही काफी जानती थी तो उसके साथ काम करना बेहतर था। कोई दिक्कत नहीं। शीफेयर ने तुरंत हामी भरी। उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि वह राज क्या है। उसकी एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स बनाने की क्षमता, इसे बताने से लू युआन को सिर्फ मुश्किल होगी और उसे कोई फायदा नहीं। ऐसे बेकार का काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। संपर्क जानकारी बदलने के बाद दोनों साथ में डंजन से बाहर निकले। बाहर आते ही वांग हू और जंग यू जल्दी से आए। भाई लू, क्या तुमने बॉस से सामना किया? वांग हू ने उत्सुकता से पूछा। लगता है तुम्हारी लड़की की किस्मत अच्छी है, हमें बॉस मिल गया। लू युआन मुस्कुराया। बधाई हो और मिस शी को डंजन साफ करने में मदद करने के लिए शुक्रिया। वांग हू ने आभार जताया। कोई बात नहीं, मैं एक और डंजन में जा रहा हूँ।
लू युआन ने हाथ हिलाया और चला गया। थोड़ी देर बाद एक मध्यम उम्र का आदमी आया। वांग हु और झांग यू ने उसे देखते ही आदर से सलाम किया। मिस्टर जेंग, फेयर, मैंने लू युआन के बारे में जांच कर ली है। वह हमारे शहर के फर्स्ट हाई का छात्र है और स्लम में बड़ा हुआ। उसने एस रैंक तालिस्मैन मास्टर क्लास जागृत की। उसकी गर्लफ्रेंड ने एस रैंक वेपन मैच क्लास जगाई। फिर उसी दिन पैसों के लिए उसे छोड़ दिया और लॉन्ग हाउचेंग के साथ चली गई। मैंने सब कुछ जांच लिया है। सिर्फ लू युआन का नाम और क्लास जानते हुए जानकारी जुटाना आसान था, तो ऐसा हुआ। शी फियर ने भौहें तानी। लगता है उसकी एक्स ने ठीक फैसला नहीं किया। एक औरत होने के नाते उसे उन लोगों से नफरत थी जो प्यार के लिए दौलत को चुनते हैं। बिल्कुल नहीं, मिस्टर जेंग ने सिर हिलाया। एक और बात है, लू युआन आज स्काईवॉक ट्रेडिंग हाउस भी गया था इक्विपमेंट बेचने। जो 3 एपिक आइटम हम अभी प्रमोट कर रहे हैं वे उसी के हैं। हमें शक है कि उसके पीछे कोई ताकतवर सीनियर है, एक रहस्यमय एक्सपर्ट। जी फायर ने धीरे से कहा। क्या कोई टैलिस्मैन मास्टर आखिरकार अपनी क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी पर काबू पा गया है? इसी बीच लू युआन फिर से अकेले मिस्ट माउंटेन में गया। वो चढ़ाई करता रहा, लेकिन इस बार बॉस सामने नहीं आया। अंत में उसे खाली हाथ डंजियन छोड़ना पड़ा। बाहर आते वक्त देर हो चुकी थी, इसलिए वह घर चला गया। आज वो लेवल 14 तक ही पहुंच पाया। एक रात की नींद के बाद लू युआन अगले दिन अलग अलग डंजियंस क्लियर करता रहा। जब उसने 2 और डंजियंस साफ कर ली तो आखिरकार लेवल 15 पर पहुंचा। बधाई हो, तुम लेवल 15 पर पहुंच गए हो। नया ताबीज अनलॉक हुआ, हेवनली थंडर टैलिस्मैन। ये दिव्य बिजली की एक किरण बुलाता है जो दुश्मनों को मारती है। ये दुष्ट आत्माओं और राक्षसों को 2 गुना नुकसान पहुंचाता है। एक और आक्रामक ताबीज, और यह खास तौर पर उस दुनिया के अधिकांश दुश्मनों, बुरी आत्माओं और राक्षसों के खिलाफ था। लू युआन अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। एक और ताकतवर हथियार मिलने से उसकी लड़ाई के विकल्प और भी मजबूत हो गए थे। अगर कभी ऐसा दुश्मन मिला जिसे एक्सप्लोजिव टैलिस्मैन से न मारा जा सके तो हेवनली थंडर टैलिस्मैन उनके लिए इंतजार कर रहा होगा। लू युआन पूरे दिन डंजियन में मंथन करता रहा, लेकिन कोई बॉस नहीं आया, इसीलिए लेवल फिर नहीं बढ़ा। अगले दिन उसने सोलो डंजियंस क्लियर करते हुए दिन बिताया और आखिरकार तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड की नीलामी का दिन आ गया। ये रात 8 बजे शुरू होगी और लू युआन बिल्कुल सही समय पर पहुंचा। नए कपड़े पहने पिछले 3 दिन काफी सफल रहे थे। चाहे उसे अलार्म बेल बॉस से एपिक ड्रॉप न मिला हो, उन सारे हाई एंड आइटम बेचकर लू युआन ने हजारों कमाए थे। अब जब उसके पास पैसे थे तो अपनी जिंदगी सुधारने का वक्त था। 3 दिन की मेहनत के बाद वह लेवल 17 पर पहुंच चुका था। तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड की नीलामी हॉल के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि आज आम से कहीं ज्यादा लोग आए थे। रास्ते में उसने कई लोगों की बातें सुनी जो चर्चा कर रहे थे कि आज रात उन एपिक टियर आइटम्स को कौन खरीदेगा। इतनी हलचल देखकर लू युआन सच में खुश हुआ। जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उसके लिए उतना अच्छा था। जल्द ही वह मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा, लेकिन वहां उसने 2 ऐसे लोगों को देखा जिन्हें वो बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वे थे लॉन्ग हाओचेन और ल्यू शुआंगशुआंग। लू युआन ने तुरंत उनके लेवल भी देख लिए। लॉन्ग हाओचेन लेवल 10 पर था और ल्यू शुआंगशुआंग भी लेवल 10 पर। ये तो तेज था, लेकिन इस रफ्तार से वे 1 महीने में लेवल 30 तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ग्रोथ धीमी होती जाती है। वे अंदर जाने ही वाले थे कि ल्यू शुआंगशुआंग ने लू युआन को देखा। उसने हल्के से लॉन्ग हाओचेन को छेड़ा और वह तुरंत मुस्कुराते हुए लू युआन की तरफ मुड़ा। जो कोई उन्हें नहीं जानता उसे लगेगा कि वे सालों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। लू युआन, तुम गलत जगह आ गए क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? ये मत कहना कि तुम नीलामी में जाकर सच में कुछ खरीदने वाले हो। उसने ताना मारा, जितना घमंडी अंदाज में हो सकता था। क्या यंग मास्टर लॉन्ग, अब तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन गए हो? हर आने जाने वाले को चेक कर रहे हो? लू युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लियू युआन, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। नीलामी में दाखिल होने के लिए तुम्हारे पास कम से कम 1 मिलियन नकद का सबूत होना चाहिए। अगर तुम्हें दरवाजे पर रोका गया तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे। ल्यू शुआंगशुआंग आई और अपनी दयालु सलाह दी, लेकिन इतनी जोर से कि आसपास के सभी ने सुन लिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि कुछ ड्रामा हो रहा है, वे सब देखने लगे। काफी लोग लॉन्ग हाओचेन को जानते थे और बातचीत सुनकर जल्दी ही उन्होंने पहचान लिया कि लू युआन कौन है। सब उत्सुक थे कि वो कैसे जवाब देगा। अगर मैं सच में शर्मिंदा होता हूं तो क्या यही तुम्हें चाहिए? ल्यू शुआंगशुआंग, छोड़ना तुम्हारा फैसला है, लेकिन अगर तुम गंदगी चलाना जारी रखोगी तो मुझसे अंकल ल्यू की बात याद रखने की उम्मीद मत करना। लू युआन ने चेतावनी दी। ल्यू शुआंगशुआंग ने तुरंत पिट्ठू चेहरा बनाया और लॉन्ग हाओचेन धीरे से कहा, शुआंगशुआंग, इस पर अपना वक्त मत गंवाओ। मैं अभी किसी को कह दूंगा कि उसे बाहर निकाल दें। फिर वह पास के गार्ड्स की ओर मुड़ा। आओ, ये लड़का बस कोई गरीब बच्चा है जो नीलामी में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसे बाहर निकालो। गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। लॉन्ग परिवार के युवा मालिक होने के नाते लॉन्ग हाओचेन को वे सब पहचानते थे। लॉन्ग परिवार के सम्मान में गार्ड्स ने तुरंत पास आकर पूछा, सर, क्या आप नीलामी के लिए आए हैं? लू युआन ने सिर हिलाया। तो फिर आपको अपनी संपत्ति का सबूत देना होगा, गार्ड ने गंभीरता से कहा। आखिरकार अगर बिना पैसे वालों को अंदर आने दिया गया तो नीलामी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्या यह सबूत चलेगा? लू युआन ने आराम से अपनी जेब से एक VIP कार्ड निकाला और गार्ड को दिया। जैसे ही गार्ड ने उसे देखा वह ठिठक गया
उसने यहाँ कई वीआईपी कार्ड देखे थे और इसमें कोई शक नहीं था कि लू युआन का कार्ड असली था। वैसे भी जुचेंग में कौन इतना बेखौफ होगा कि तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड का वीआईपी कार्ड नकली बनाए। गार्ड जल्दी से झुका और माफी मांगी। सर, मेरी गलती के लिए माफ करें, कृपया मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं, लू युआन ने कहा और फिर लॉन्ग हाउचिन और बाकी की तरफ देखा। लेकिन कुछ लोग यहाँ काम भी नहीं करते, फिर भी इतनी जल्दी हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? उस पर भरोसा मत करो, ये बस आम इलाके का गरीब बच्चा है। उसके पास तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड का वीआईपी कार्ड होने का कोई सवाल ही नहीं। लॉन्ग हाउचिन ने मानने से इनकार किया और गार्ड को रोकने की कोशिश की, यहां तक कि ल्यू शोंगशोंग भी घबराई। उसने जल्दी से गार्ड से कहा, वो मेरा पड़ोसी था, सच में आम इलाके में बड़ा हुआ, उसके पास तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड का वीआईपी कार्ड होना मुमकिन नहीं। अगर असली भी है तो शायद कहीं मिला होगा। पता क्यों नहीं लगाते कि उस पर किसका नाम है? उसकी पूरी हिम्मत खोते देख लू युएन हंसने को हुआ। जैसे ही वह बोलने वाली थी, किसी ने अचानक आकर ठंडे स्वर में कहा, मिस, आप कौन हैं? कब से आप तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड को यह बताने लगी कि उसे कैसे काम करना चाहिए? क्या आप कह रही हैं कि हम खुद फैसला नहीं कर सकते कि क्या जांच करनी है? आवाज परिचित लग रही थी। लू युआन ने देखा तो वो वही लड़की थी। आज उसने सफेद स्टॉकिंग्स के साथ कपड़ा पहना था जो उसे पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि शी फेयर थी, जिसके पीछे एक सूट पहना बॉडीगार्ड खड़ा था। वह आदमी बेहद मजबूत लग रहा था, ठंडा और डरावना चेहरा लिए। ल्यू शुआंगशुआंग ने तुरंत समझ लिया कि सी फायर तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड की है और उसे टकराना उसके बस की बात नहीं। वह जल्दी से समझाने लगी, मेरा मतलब नहीं था, लेकिन सी फायर ने बीच में ही रोक दिया। तुमने उसे इसलिए तुच्छ समझा क्योंकि वह तुम्हें मजबूत नहीं बना सका, तो तुमने उसे ब्रेकअप कर दिया। कितना हास्यास्पद, तुम खुद को उसका बचपन का दोस्त कहती हो, लेकिन उसे कितनी जानती हो? ये कहते हुए शेफेयर लू युआन के पास आई और पूछा, अगर चाहो तो मैं उन्हें अंदर आने से रोक सकती हूँ। जैसे ही ये बात आई, वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। लगभग हर कोई जानता था कि शेफेयर कौन है। तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड की कीमती बेटी होने के नाते अगर उसने कहा कि कोई नहीं आने देगा तो कोई नहीं आने देता। सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि वह लू युआन की मदद क्यों कर रही है। क्या वो उससे प्यार करती है या उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड है? लॉन्ग हाउचिन का चेहरा तुरंत पीला हो गया। स्कूल में उसने ल्यू शुआंगशुआंग के साथ चक्कर लगाया था जब वह अभी भी लू युएन की गर्लफ्रेंड थी। बाद में जब उसने देखा कि लू युएन का भविष्य धुंधला है तो उसने अपनी असली सूरत दिखाई और लॉन्ग हाउचिन के साथ बन गई। उसे लगा कि वह इससे लू युआन के सामने दिखावा कर सकता है, लेकिन अब शिफियर ने साफ तौर पर लू युआन को जाना और सबके सामने उसकी मदद की। उनका रिश्ता भी कुछ अलग लग रहा था। शिफियर जैसे किसी के लिए लॉन्ग हाउचिन कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उस वक्त उसकी सारी हिम्मत टूट गई। वह घबराकर लू युआन की तरफ देखा, सोचते हुए कि क्या शिफियर सच में उन्हें बाहर निकाल देगी। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि आगे क्या होगा। बस इतना जानता था कि अगर आज उन्हें बाहर निकाला गया तो घर जाकर उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लू युआन ने शिफियर के ऑफर को ठुकरा दिया। छोड़ो, वे तुम्हारी नीलामी में मदद कर रहे हैं, उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं, और लॉन्ग परिवार के पास बहुत पैसा है, लू युआन ने कहा। जो आइटम उसने नीलामी में रखा था वह ल्यू शुआंगशुआंग के लिए एकदम सही था और उसे यकीन नहीं था कि लॉन्ग हाउचिन उसे छोड़ देगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम थी और कोई भी बेवकूफ इसे छोड़ता। चूंकि आप इतने उदार हैं मिस्टर लू, बस इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। कृपया मेरे साथ अंदर आइए, शिफेयर ने कहा। उसकी इस बात ने वहां मौजूद लोगों के बीच और भी अटकलें लगवा दी और कई लोग पहले ही लू युआन से जलने लगे थे। ठीक है, उसने कहा। उसने जो कुछ भी किया था उसकी मदद करने के बाद उसे मना करना असभ्य होता। वे साथ में नीलामी हॉल में चले गए। अंदर कदम रखते ही लू युआन ने आखिरकार असली लग्जरी का मतलब समझा। उसने शिफेयर की तरफ देखा और कहा, मिस शी, धन्यवाद। अगर तुम पहले नहीं आती तो मैं खुद ही संभाल लेता। लेकिन सच कहूं, ल्यू शुआंगशुआंग और लॉन्ग हाउचिन के चेहरे देखना जब तुम आई, वो मजा ही कुछ और था। हम तो टीममेट हैं, क्या तुम्हें सच में धन्यवाद देना है? शिफेयर मुस्कुराई। लू युआन हंसा। अब मैं अपनी प्राइवेट रूम में जाता हूं, मुझे यकीन है तुम्हें भी काम होगा। उसने सिर हिलाया क्योंकि उसे सच में कुछ और काम थे। शिफेयर के जाने के बाद लू युआन सीधे अपनी वीआईपी सूट में गया। उसने दरवाजे पर वीआईपी कार्ड स्वाइप किया और अंदर चला गया। एक स्टाफ सदस्य जल्दी से आया और शानदार सेवा देने लगा, जिससे लू युआन को लगा कि यही वजह है कि तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड इतना सफल है। ऐसी सेवा देखकर कोई प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। फिर भी लू युआन सिर्फ देखने आया था। उसे नीलामी में कोई सामान खरीदने में दिलचस्पी नहीं थी। पहले तो उसके पास पैसे नहीं थे, दूसरा सपोर्ट क्लास का गियर बहुत कम मिलता है। अगर कोई और उसे फार्म कर सकता है तो वो भी कर सकता है, इसीलिए पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं था। जब लू युआन अपनी रूम में इंतजार कर रहा था, शिफेयर पास की एक और वीआईपी सूट में मुस्कुराते हुए गई। दरवाजे को गले लगाते हुए अंदर जाते हुए उसने कहा, सिस्टर किन, मुझे पता था तुम यहाँ हो। क्या वो तलवार के कारण? अंदर एक सुरुचिपूर्ण युवती बैठी थी। उसका पोस्चर परिपूर्ण था और उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन हीरोइक भाव था।
वह शी फेयर से कहीं लंबी थी, खूबसूरत और ठंडी, गरिमामय दिखती थी। लेकिन जैसे ही उसने शी फेयर को देखा, उसका चेहरा गर्मजोशी से भर गया। फेयर, यहाँ क्यों आई? उसने पूछा। मैं जानती थी तुम यहाँ होगी। सिस्टर किन, तुम मिलने आई? वैसे तुम अभी किस लेवल पर हो? शी फेयर ने जिज्ञासु होकर पूछा। लेवल 16, युवती ने जवाब दिया। मुझे बहुत जलन होती है, तुम अकेले लेवल बढ़ा सकती हो, इसलिए तेज हो, शी फेयर ने ईर्ष्या से कहा। सपोर्ट क्लास होने के नाते जब तक वह एक्टिव कॉम्बैट स्किल्स नहीं खोलती, हमेशा टीम पर निर्भर रहेगी। तुम्हारे क्लास के साथ बाद में कई लोग तुमसे टीम बनाने के लिए गुहार लगाएंगे। जैसे ही हम हाई लेवल डंजन्स लेंगे, मैं भी तुम्हें साथ ले जाने को कहूंगी, बस तब मुझे मना मत करना, युवती ने मजाक में कहा। अभी जी फायर की डिवाइन हीलर क्लास ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा, क्लास भी मजबूत होगा। बिल्कुल, जब तक मैं तुम्हारे लेवल के साथ चल पाऊं, शी फेयर ने प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लगता है नीलामी शुरू होने वाली है। फेयर, तुम्हें लगता है आज कितने लोग उस तलवार के लिए लड़ेंगे? युवती ने पूछा। मुझे लगता है जैसे ही तुम बोली लगाओगी, कोई मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम मुझे किसी बुली की तरह बना रही हो। मैं कभी हिम्मत नहीं करती, मैं बस सच बता रही हूं। अगर सिस्टर किन उस तलवार को चाहती है, तो शायद जुचेंग के हर युवा मालिक लाइन में लगेंगे तुम्हारी मदद करने। हर कोई वांग परिवार या लॉन्ग परिवार जैसा नहीं है। युवती ने सिर हिलाया। वह जानती थी तलवार कितनी ताकतवर है, और पक्का था कि आज इसके लिए कई लोग लड़ेंगे। इस बीच लू युआन चुपचाप इंतजार करता रहा। लगभग 20 मिनट बाद नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू हुई। पहले आइटम्स सब टॉप टियर के थे। बेशक जो भी नीलामी में आता था वह हाई लेवल का होता था। ज्यादातर गियर पहला क्लास एडवांसमेंट से ऊपर का, जैसे कि लेवल 50 टॉप टियर गियर काफी कीमती होता है। फिर भी कोई भी आइटम लू युएन के लाए हुए सामान के बराबर नहीं था। वह शुरू के बोली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जब होस्ट ने फ्लड ड्रैगन स्टाफ की घोषणा की, तब लू युएन की दिलचस्पी बढ़ी। अगला आइटम एक एपिक टियर हथियार है, फ्लड ड्रैगन स्टाफ। मुझे यकीन है कि पिछले 3 दिनों में हर कोई इसकी क्षमताओं के बारे में जान चुका है, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ हर मेज इसकी कीमत समझता है। शुरुआती बोली 1 मिलियन है, न्यूनतम बढ़ोतरी 10,000। बोली शुरू हो। होस्ट ने बस बोलना शुरू किया था कि लोग अपनी पेडल्स उठाने लगे। 1 मिलियन 100,000, 1 मिलियन 300,000, 1 मिलियन 500,000, 2 मिलियन। 2 मिलियन की आवाज लू युएन को बहुत पहचानती हुई लगी। उसने अपने प्राइवेट रूम की खिड़की से देखा तो सच में लॉन्ग हाउचन था। जैसे ही लॉन्ग हाउचन ने बोली लगाई, बाकी कोई आगे नहीं बढ़ा। 2 मिलियन पहले से ही बहुत बड़ी रकम थी, और कई लोगों को लगा कि इसे और बढ़ाना ठीक नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, बोली लगाने वाला लॉन्ग हाउचें था। लॉन्ग परिवार जुचेंग का सबसे ताकतवर परिवार नहीं था, पर लॉन्ग हाउचें खुद छोटी छोटी बातों पर दिल दुखाने वाला था, इसलिए कोई उसे नाराज करना नहीं चाहता था। कोई और बोली न लगाए, ये देख लियो। श्वांग श्वांग तुरंत लॉन्ग हाउचें के पास झुककर मीठी आवाज में बोली, भाई हाउचें, आप तो कमाल हो। कुछ दिन साथ बिताने के बाद उसे पैसे की ताकत का मजा आ चुका था, लेकिन हाउचे की इतनी खुलकर खर्च करने की हिम्मत देखकर वो और भी प्रभावित हुई। लॉन्ग हाउचेन साफ दिखा रहा था कि उसे तारीफ पसंद आई। गर्व से मुस्कुराते हुए उसने कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जुचेंग में जो चाहो मेरा परिवार दिला सकता है, लेकिन आज रात तुम्हें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बोलते हुए उसने उसके कमर पर हल्के से हाथ फेर दिए। तुम कितने बदमाश हो, लू शुआंग ने शर्माते हुए कहा, पर नाराज नहीं थी। सभी के चुप रहने पर लू युएन ने धीरे से हंसी दी और फिर शांति से अपनी पेडल उठाई। 2 मिलियन 100,000। लू युआन की बोली ने सबको चौंका दिया। सब सोच रहे थे कि लॉन्ग हाउचिन को कौन चुनौती देगा। जब पता चला कि बोली किसी वीआईपी स्वीट से आई है, तो ज्यादातर ने सोचा कि कोई बड़ा शख्स आया है। लॉन्ग हाउचेन ने जैसे ही लू युआन की आवाज सुनी, उसका खून खौल उठा। जैसे लू युआन ने उसकी आवाज पहचानी थी, उसने भी तुरंत लू युआन की पहचान कर ली। बिना सोचे समझे उसने चिल्लाया, 2 मिलियन 500,000। अगर कोई और होता तो शायद 100,000 ही बढ़ाता, लेकिन लू युआन के खिलाफ वो अपनी शान बचाने के लिए हार नहीं मान सकता था। 2 मिलियन 600,000। लू युएन ने शांति से एक और 100,000 बढ़ाया। 3 मिलियन। लू युएन, क्या तुम अभी भी बोली लगाओगे? लॉन्ग हाउचे ने अपने कमरे से गर्जना की। लू युआन मुस्कुराया। यंग मास्टर लॉन्ग सच में बहुत अमीर हैं। मैं हार मानता हूं, ये स्टाफ आपका। उसने फिर से कीमत बढ़ाने का इरादा नहीं रखा था। 2 से 3 मिलियन तक बढ़ाना ही काफी था। अगर आगे बढ़ाता और लॉन्ग हाउचे अचानक बोली लगाना बंद कर देता, तो लू युआन खुद ही फंस जाता। 3 मिलियन पहले से ही स्टाफ की असली कीमत से बहुत ऊपर था। इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिलियन के आसपास थी। चाहे ये कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यह अभी भी पहला क्लास एडवांसमेंट से पहले का गियर था। असली ताकतवर खिलाड़ी तो एडवांसमेंट के बाद शुरू होते हैं, और कमजोर खिलाड़ी इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। लू युएन, तुमने मुझे चालाकी से फंसा दिया। लॉन्ग हाउचेन ने आखिरकार समझा क्या हुआ था। अब उसे पता चला कि लू युआन जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा था। लू युआन को असल में स्टाफ नहीं चाहिए था, वो बस उस पल में बहक गया था। एक सपोर्ट क्लास खिलाड़ी के लिए मैच स्टाफ क्यों खरीदेगा? तोहफे के लिए? लू युआन की फाइनेंशियल स्थिति देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो 2 मिलियन से ज्यादा किसी गिफ्ट पर खर्च करेगा। लेकिन जब लॉन्ग हाउचिन ने यह समझा
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तुम्हें कैसे फंसा दिया? क्या कोई और बोली नहीं लगा सकता? मुझे सच में वो स्टाफ पसंद था, लेकिन क्योंकि यंग मास्टर लॉन्ग इसे इतने जज्बे से चाहते थे कि 3 मिलियन तक बोली लगाई। अगर मैं तुम्हें नहीं देता तो क्या ये असम्मान नहीं होगा? लू युआन की बातें बहुत सही लग रही थीं, लेकिन सब उनकी बातों के पीछे की तंज सुन सकते थे। बहुत बढ़िया। लॉन्ग हाउचे ने दांत पीसते हुए लू युआन को घूरा। अगर उसकी नजरें मार सकती तो लू युआन कई बार मर चुका होता। तभी होस्ट ने जोर से घोषणा की, 3 मिलियन, एक बार, 3 मिलियन, 2 बार, 3 मिलियन, 3 बार। बिक गया। सौदा फाइनल होने से पहले जो लोग स्टाफ चाहते थे लेकिन नहीं पा सके, वे सब अचानक राहत महसूस करने लगे। अगर लॉन्ग हाउचे ने इसे सिर्फ 2 मिलियन में जीत लिया होता तो वे काफी नाराज होते, क्योंकि उनमें से कई खुद इतनी रकम देने को तैयार थे। लेकिन 3 मिलियन खर्च करने के बाद सब ज्यादा संतुष्ट थे। वो युवती जिसका नाम किन था जिज्ञासा से पूछी, लू युआन कौन है? उसके पास तो तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड का वीआईपी कार्ड भी है। मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। वही जिसने वो 3 एपिक टियर इक्विपमेंट बेचे थे, शिफियर ने जवाब दिया। विक्रेता। फिर वो बोली, क्यों लगा रहा है? या लॉन्ग हाउचिन से कोई पुराना विवाद है? युवती ने पूछा। उनका झगड़ा सच में गहरा है, शिफियर ने कहा। शिफियर ने फिर जो कुछ भी पता था सब बताया। पूरी कहानी सुनकर युवती मुस्कुराई और बोली, फेयर, तुम्हें उससे काफी दिलचस्पी लगती है। मैं बिल्कुल नहीं, शिफियर ने जल्दी से मना किया। तुम्हारे चेहरे की एक्सप्रेशन कुछ और कहती है, युवती ने चिढ़ाते हुए कहा। कुछ नहीं है, बस उसने एक बार मुझे डंजन से बाहर निकाला था, तभी हमारी मुलाकात हुई, शिफायर ने बताया। उसने तुम्हें डंजन से बाहर निकाला? क्या वह सपोर्ट क्लास नहीं है? उसने पहले से बहुत सारे टैलिस्मन्स इकट्ठे कर लिए थे, इसलिए वो उन्हें फेंक फेंक कर रास्ता बना रहा था। खैर, इस बात को छोड़ो। फ्लड ड्रैगन सोर्ड की नीलामी शुरू होने वाली है। मैं नहीं चाहती तुम चूक जाओ। शिफियर ने जल्दी से विषय बदल दिया। उसने लू युआन से वादा किया था कि उसकी बातों को छुपाएगी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बता सकती थी। वैसे भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त इतनी समझदार थी कि अगर ज्यादा बात होती तो वो सब समझ जाती। तभी होस्ट ने दूसरे आइटम का परिचय दिया। अगला आइटम हमारा दूसरा एपिक टियर आइटम है, फ्लड ड्रैगन स्वॉर्ड। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई एक्टिव स्किल नहीं है, लेकिन इसके स्टैट बोनसेस कमाल के हैं, जो इसे पहला क्लास एडवांसमेंट से पहले किसी भी सोर्ड यूजर के लिए सबसे बढ़िया विकल्प बनाते हैं। शुरुआती बोली अभी भी 1 मिलियन है, न्यूनतम बढ़ोतरी 10,000। इस बार लू युआन बस देख रहा था। चूंकि वो विक्रेता था, इसलिए बोली में हिस्सा लेना ठीक नहीं था। अगर लॉन्ग हाउचेन ने पहले उसे उकसाया नहीं होता तो वो फ्लड ड्रैगन स्टाफ पर कभी बोली नहीं लगाता। आखिर में फ्लड ड्रैगन सोर्ड 1,900,000 में बिका। लू युआन को बस इतना पता था कि इसे किसी दूसरे वीआईपी स्वीट के किसी शख्स ने जीता। आखिरी आइटम था फ्लड ड्रैगन आर्मर। फ्लड ड्रैगन आर्मर की शुरुआती कीमत भी 1 मिलियन थी, लेकिन इसकी अंतिम कीमत तलवार से कहीं ज्यादा थी, 2,400,000 में बिकी। अगर लू युआन ने पहले स्टाफ की कीमत नहीं बढ़ाई होती तो ये रात का सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम होता। इससे उसे पता चला कि लोग सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देते हैं। सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने वाला इक्विपमेंट हमेशा सबसे ज्यादा मांग में रहता है। आखिरकार अगर डंजन में मर गए तो असली मौत होती है। ये कोई गेम नहीं था जहां आप बस रिस्पॉन कर सकते हैं। तीनों इक्विपमेंट बिकने के बाद लू युआन सोच रहा था कि नीलामी खत्म हो गई। तभी होस्ट ने घोषणा की, आज रात का आखिरी बड़ा आइटम है, एक एस रैंक वेपन मेज स्किल बुक। शुरुआती बोली 5 मिलियन है, न्यूनतम बढ़ोतरी 10,000। बोली शुरू, स्किल बुक, मैं तो भूल ही गया था। 5 मिलियन की शुरुआती कीमत वाले एस रैंक स्किल बुक को असल में एक बार्गेन कहा जा सकता था। एक एस रैंक स्किल किसी की पूरी किस्मत बदल सकता था। एक क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट जो पहले नामुमकिन लगता था, एस रैंक स्किल से संभव हो सकता था। बोली तुरंत ही उन्माद में बदल गई। कुछ ही देर में कीमत 10 मिलियन से ऊपर पहुंच गई। पहली बार लू युआन ने सच में महसूस किया कि जुचेंग में कितने अमीर लोग रहते हैं। वह हमेशा जानता था कि जुचेंग लगभग 10 मिलियन की आबादी वाला बड़ा शहर है, इसलिए अमीर परिवारों की भरमार होगी। लेकिन आज पहली बार उसने इसे अपने सामने देखा। अंत में स्किल बुक लॉन्ग हाउचेन ने 13,200,000 में खरीदा। ये पैसे उसके खुद के नहीं थे, ये साफ लॉन्ग परिवार का फैसला था। आखिरकार लियू शुआंगशुआंग एक एस रैंक वेपन मेज थी। लियू शुआंगशुआंग के लिए वो स्किल बुक लेना और उसे लॉन्ग परिवार से मजबूती से जोड़ना उनके लिए एक बेहद ताकतवर संपत्ति साबित होगा। 10 मिलियन से ऊपर की यह निवेश बिल्कुल सही थी। नीलामी खत्म होने के बाद लू युआन चुपचाप बैकस्टेज गया। तीनों इक्विपमेंट कुल 7,300,000 में बिके थे। तियानशिंग कॉमर्स गिल्ड ने अपनी कमीशन काटने के बाद लू युआन 6,935,000 प्राप्त हुए। इस दुनिया में ऐसी आमदनी पर फेडरेशन कोई टैक्स नहीं लगाता था, जिससे लू युआन को थोड़ी देर के लिए अमीर महसूस हुआ। लेकिन फिर उसे याद आया कि एस रैंक स्किल बुक 13 मिलियन से ज्यादा में बिका था और अचानक वह अमीर महसूस नहीं कर रहा था। जितना ज्यादा मिलता है लोग उतने ही लालची हो जाते हैं। कल मैं शहर में घर खरीदने से शुरुआत करूंगा, लू युआन ने खुद से कहा। वह सोचने लगा कि पिछली जिंदगी की तुलना में इस दुनिया में अगर मेहनत करो तो घर लेना कितना आसान है।
नीलामी छोड़कर वो टैक्सी से कम्यून डिस्ट्रिक्ट गया। ये उसका आखिरी रात होगा वहां। वहीं लॉन्ग परिवार के संपत्ति पर लॉन्ग हाउचे और लियू शुआंग शुआंग लौटे तो लॉन्ग हाउचे के पिता लॉन्ग झांग पहले से इंतजार कर रहे थे। लियू शुआंग शुआंग तुरंत बोली, पापा ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो भाई हाउचेन। शुरू में उसे पापा कहना अजीब लग रहा था, लेकिन लॉन्ग परिवार की दौलत देखकर यह कहना आसान हो गया। जो हुआ सो हुआ। मैंने उस लड़के की तहकीकात के लिए लोगों को भेज दिया है और तुम दोनों कल अपनी शादी का प्रमाण पत्र बनवाओगे। शादी जब चाहो कर सकते हो, लेकिन प्रमाण पत्र कल ही बनवाना होगा। लॉन्ग झांग ने पक्के शब्दों में कहा। हाँ पापा, लॉन्ग हाउचे ने बिना बहस किए जवाब दिया। जब तक उसे सजा नहीं मिली यही उसके लिए सबसे अच्छा था। लियू शुआंग भी सहमति में सिर हिलाई। हाँ पापा, वो जानती थी कि मना नहीं कर सकती। बिना कानूनी शादी के उसे आज खरीदा गया स्किल बुक नहीं मिलेगा। भले ही वह अभी भी लू युन के साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन वह मानती थी कि यह सही फैसला है। वह एक एलीट एसएस रैंक वेपन मैच थी। लू युआन उसके सामने क्या था? बस एक बेकार सपोर्ट क्लास खिलाड़ी। वह अभी भी नहीं समझ पाई कि लू युआन कैसे शी परिवार की बड़ी बेटी के साथ जुड़ा, लेकिन वह मानती थी कि सिर्फ सुंदरता पर भरोसा करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। भले ही वो खुद सुंदर होती बिना एसएस रैंक क्लास के, तब भी वो क्या होती। ये सोचकर वो अपने भविष्य की कल्पना करने लगी, लू युआन के बारे में। शायद अगली बार जब वे सालों बाद मिलेंगे उनके बीच का फसला आसमान जमीन जैसा होगा। जो बात वह नहीं जानती थी वह ये कि उसे सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही छात्र प्रतियोगिता शुरू होगी वह असली फर्क महसूस करेगी। यही लियू शुआंग शुआंग सोचती थी। लियू शुआंग शुआंग को यह भी नहीं पता था कि लू युएन ने अपना लेवल छिपाने की कोशिश तक नहीं की थी। चूंकि वह और लॉन्ग हाउचन सिर्फ लेवल 10 थे, वे उसकी असली ताकत नहीं दिख सकते थे। इसलिए वे अभी भी सोचते थे कि वो वही बेकार सपोर्ट प्लेयर है जो लेवल नहीं बढ़ा रहा। उस रात लू युएन ने आराम से सोया। सुबह होते ही वह सीधे शहर जाकर घर खरीदने चला गया। लू युआन की कोई खास मांग नहीं थी, बस एक ऐसा घर चाहिए था जहां तुरंत रहना हो सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि यही उसका स्थायी घर होगा। ये तो बस शुरुआत थी, इसलिए ज्यादा पिकी होने की जरूरत नहीं थी। वह जल्दी से सब सेट करना चाहता था ताकि ताकतवर बनना जारी रख सके। इस दुनिया में ताकत सबसे जरूरी थी। डंजन्स क्लियर करना, नई डंजन्स रिकॉर्ड बनाना, नया घर लेना और रोजमर्रा की जरूरतें खरीदना पूरा दिन ले गया। अगले दिन लू युआन फिर से लेवलिंग पर गया। फिर से सोलो डंजन्स को प्राथमिकता दी। एक और पूरा दिन ग्राइंडिंग के बाद वह लेवल 18 पर पहुंच गया। बस में घर जाते हुए उसे सी फायर का मैसेज आया। तुमने शायद अब तक ज्यादातर सोलो डंजन्स क्लियर कर लिए होंगे, है ना? चलो कल 2 खिलाड़ियों वाला डंजन करते हैं। ठीक है, चलो डंजन जोन 2 में 10 बजे मिलते हैं। सहमति के बाद लू युआन ने जल्दी से टाइम लॉक किया। कल मिलते हैं। घर पहुंचकर उसने जोन 2 के 2 खिलाड़ियों वाले डंजन्स के बारे में थोड़ा देखा। स्कूल में तो ये देख चुके थे, पर फिर भी दोबारा देखना ठीक था। वैसे भी शायद हाल ही में कुछ बदलाव हुए हों। पता चला देखना वाकई फायदे का था। लू युआन ने कुछ नया खोजा। डंजियन जोन 2 में 1-2 खिलाड़ियों वाला डीमन हंट डंजियन था, जिसमें 2 लेवल 20 डीमन वुल्फ्स की जोड़ी थी। पहले टीम सीधे जाकर लड़ सकते थे, लेकिन अब हाल के बदलाव के बाद खिलाड़ियों को पहले एक ट्रायल पूरा करना होता है। ट्रायल खुद आसान था। लगातार मॉन्स्टर्स की लहरें आती रहती थीं और 9 लहरें पूरी करने के बाद ही खिलाड़ी ट्विन डीमन वुल्फ्स का सामना कर पाते थे। जैसे ही डंजियन बदला कोई भी इसे क्लियर नहीं कर पाया था। खैर, सही कहें तो कल तक कोई नहीं कर पाया था। कल किसी ने इसे 32 मिनट 43 सेकंड में क्लियर किया था। जहां तक लू युआन को पता था, ऐसे डंजन्स के लिए खिलाड़ियों का कम से कम लेवल 20 होना जरूरी था। अब ऐसी मैकेनिक्स लेवल 20 से नीचे वाले डंजन्स में भी आ रही थीं। शायद ये दुनिया और ज्यादा भ्रष्ट हो गई थी। वो पक्का नहीं था, पर फिलहाल ये उसके लिए अच्छी खबर थी। जिसने कल इसे क्लियर किया था उसे वह नहीं जानता था। कल देखूंगा। लू युआन सच में उस रिकॉर्ड बनाने वाले के बारे में जानने को उत्सुक था। अगले दिन जब वह डंजियन जोन 2 पहुंचा तो शिफियर पहले से इंतजार कर रही थी। इस बार उसके साथ वांग हू और झांग यू नहीं थे। फिर भी लू युआन को कहीं से कोई उन्हें दूर से देख रहा था। शायद उसका बॉडीगार्ड था। वो पास जाकर बोला, मिस शी, क्या मैंने आपको ज्यादा इंतजार कराया? जी फायर ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं बस 2 मिनट से यहां हूं। कौन सा डंजन से शुरू करें? ट्विन डीमन वुल्फ्स डंजन से, लू युएन ने जवाब दिया। उसने उसका लेवल देखा। सिर्फ 2 दिन में वो लेवल 16 पर पहुंच चुकी थी। ट्विन डीमन वुल्फ्स, क्या तुम कल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हो? जी फायर ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिकॉर्ड तोड़ना पता नहीं, पर इसे क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूं कि रिकॉर्ड कैसा है, लू युआन ने कहा। मुझे यकीन है तुम इसे तोड़ लोगे, शीफेयर ने भरोसे से कहा। उसने लू युआन के विस्फोटक तालिस्मन्स की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। इतने सारे तालिस्मन्स और इतनी तेजी से उन्हें फेंकना, लो लेवल डंजन्स उनके लिए कोई चुनौती नहीं थे। जहां तक उसे पता था, लो लेवल डंजन मॉन्स्टर्स तभी लू युएन का मुकाबला कर सकते थे जब वे विस्फोटों के प्रति इम्यून हों, क्योंकि बाकी हर टैलिस्मन मास्टर के पास सिर्फ एक तरह के टैलिस्मन्स होते थे। ट्विन डीमन वुल्व्स डंजन के बाहर कोई लाइन नहीं थी, इसलिए वे दोनों सीधे अंदर चले गए।
प्रवेश द्वार पर लीडर बोर्ड था। पहले नंबर पर चिनशुए और चिनशुआंग 32 मिनट 43 सेकंड। ये नाम देखकर लुयुआन ने हल्की भौहें तानी। झूचेंग में किन परिवार शहर के लॉर्ड का परिवार था। फेडरेशन में किसी बड़े शहर का लॉर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अगर ये दोनों सच में सिटी लॉर्ड्स मैनर के थे तो सब कुछ समझ में आया। शीफेयर मुस्कुराई और पूछा, बताऊं ये कौन है? लुयुआन ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, चलो डंजियन में चलते हैं। भले ही वे सिटी लॉर्ड्स मैनर से हों, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। जब वे दोनों डंजियन में साथ गए तो लुयुआन एक विशाल गोल एरिना में खड़ा था। चारों ओर पत्थर की सीटें बनी थीं और किनारों पर जानवरों की नक्काशी वाले बड़े स्तंभ थे। ये एक प्राचीन कोलोसियम जैसा दिखता था। चारों ओर देखते हुए लुयुआन ने देखा कि पत्थर की सीटों में दर्शक बैठे थे। ये वाकई एक मानक अरीना था। अचानक काला धुआं चारों ओर छा गया और उसमें से मॉन्स्टर्स ने हमला किया। 5 लेवल 15 म्यूटेटेड लिजर्ड्स थे। उनमें से एक ने अपनी पूंछ लुयुआन और सी फायर की ओर मारी। बिना हिचकिचाए लुयुआन ने कई विस्फोटक टैलिस्मन्स हवा में फेंके। 5 मॉन्स्टर्स, 5 टैलिस्मन्स। विस्फोटों की गूंज पूरे अरीना में गूंजी और सारे मॉन्स्टर्स तुरंत मर गए। तुरंत बाद सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, लेवल 15 म्यूटेटेड जायंट लिजर्ड को सफलतापूर्वक मारा, 30 अनुभव अंक प्राप्त। जैसे ही वे मॉन्स्टर्स खत्म हुए, 6 और काले धुएं में से निकले। इस बार वे 6 हंटिंग हाउंड्स थे। आधा शरीर सड़ चुका था जिससे वे डरावने लग रहे थे। ये लेवल 16 करप्टेड हंटिंग हाउंड्स थे और जैसे ही वे आए सीधे लुयुआन और जी फायर पर टूट पड़े। फिर से लुयुआन ने हर मॉन्स्टर पर एक टैलिस्मन फेंका। वे आसानी से खत्म हो गए और एक और नोटिफिकेशन आया, लेवल 16 करप्टेड हंटिंग हाउंड को सफलतापूर्वक मारा, 36 अनुभव अंक प्राप्त। फिर तीसरी लहर आई, चौथी आई। मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती गई और उनका लेवल भी बढ़ता गया। फिर भी वे लुयुआन के विस्फोटक टैलिस्मन्स का सामना नहीं कर पाए। कुछ मिनट बाद 9वीं और आखिरी लहर आई। इस बार स्टोन डिमन वुल्व्स थे। हर एक लेवल 19 का था और जैसे ही वे आए वे तेजी से अरीना में फैल गए। लुयुआन और जी फायर को घेर लिया और किसी गलती का इंतजार करने लगे। बढ़िया, तुम में थोड़ी समझदारी है, लुयुआन ने कहा, लेकिन जब ताकत जबरदस्त हो तब यह सब कुछ मायने नहीं रखता। उसने आगे इशारा किया और अनगिनत टैलिस्मन्स हवा में उड़ते हुए उड़ान भरे। पलक झपकते ही वे भेड़ों तक पहुंच गए। विस्फोट मैदान में गूंजे और मांस उड़ते हुए स्टोन डिमन वुल्व्स एक के बाद एक गिर गए। तभी एक तेज भेड़िए की चिल्लाहट पूरे अरीना में गूंजी। अगली ही पल चारों दिशाओं से तेज कदमों की थाप गूंजने लगी। एक और भेड़िया था जो बाकी से कहीं बड़ा था। आवाज सुनकर पता चला कि वो बहुत बड़ा था। लुयुआन ने तुरंत 2 स्पीड टैलिस्मन्स निकाले। एक शीफेयर के पैर पर लगाया और कहा, यह तुम्हारी गति बढ़ाएगा। अगर बॉस तुम्हें निशाना बनाए तो बचने की पूरी कोशिश करना। जैसे ही टैलिस्मन्स उसके पैर से लगा, सी फायर ने तुरंत इसका असर महसूस किया। उसकी गति 500% बढ़ गई। सिस्टम संदेश बहुत साधारण था लेकिन प्रभाव बहुत जबरदस्त था। अचानक इतनी तेजी से बढ़ोतरी ने उसका दिमाग हिला दिया। क्या एक टैलिस्मन मास्टर सिर्फ एक ही तरह के टैलिस्मन्स के साथ जागता है? तो फिर लुयुआन के पास दूसरा ऐसा अलग टैलिस्मन कैसे था? सी फायर पूरी तरह से चौंक गई। पहले जब उसने देखा था कि लुयुआन बिना कोई कास्टिंग टाइम या मंत्र पढ़े टैलिस्मन्स फेंक रहा था तो वह हैरान थी। अब वह कुछ और ही देख रही थी। उसे अब पक्का यकीन था कि लुयुआन किसी और टैलिस्मैन मास्टर जैसा नहीं था। ये किसी अलग ही क्लास जैसा लग रहा था। उसने सोचना शुरू कर दिया कि जो एस रैंक टैलिस्मैन मास्टर उसने टीम रजिस्ट्रेशन में देखा था वह सच में सही था या नहीं। लुयुआन के एस रैंक टैलिस्मैन मास्टर के रूप में दिखने का कारण सरल था। उसका EX रैंक क्लास सिस्टम ने खुद छुपा रखा था, इसलिए लुयुआन के अलावा कोई उसकी असली रैंक नहीं देख सकता था। जब शीफेयर अभी भी चौंकी हुई थी तो काला धुआं आखिरकार छंट गया। एक विशाल डीमन वुल्फ एरिना में आया। उसका पूरा शरीर भयानक नीली आग से घिरा हुआ था। 6 फुट से भी ऊंचा भेड़िया जो पेल ब्लू दानवीय आग से लिपटा था सामने आया। उसके 2 सिर थे, दोनों आग में डूबे हुए जैसे आग से निकले हों। उसने सिर पीछे किया और जोरदार चीख मारी। फिर लुयुआन और जी फायर की तरफ आग की धार छोड़ी। वे तुरंत हवा की तरफ भागे। इसी बीच लुयुआन ने एक बार में 100 से ज्यादा टैलिस्मन्स फेंके। विस्फोटों की एक लड़ी हर जगह भड़की। हैरानी की बात यह थी कि ट्विन डीमन वुल्फ 2 अलग अलग भेड़ियों में बंट गया। दोनों ने चीख मारी और अलग अलग तरफ से हमला किया। लुयुआन ने तुरंत और विस्फोटक टैलिस्मन्स फेंके। धमाके उन्हें पीछे धकेलकर जमीन पर लुढ़का दिया, लेकिन जब वे उठे तो पूरी तरह से सुरक्षित थे। वे फिर से चीखे और अनगिनत भूतिया भेड़िए लुयुआन और शीफेयर की तरफ दौड़े। बुरा हो गया, वे तुम्हारे विस्फोटक टैलिस्मन्स के प्रति इम्यून हैं, शीफेयर ने चिल्लाया। वह अब भी सोच रही थी कि लुयुआन तब तक अजेय था जब तक उसे कोई विस्फोटों का प्रतिरोधी मॉन्स्टर न मिले, और अब वे सही में ऐसा सामना कर रहे थे। बात करते करते भूतिया भेड़िए उनके पास आ गए। भले ही वे प्रोजेक्शंस थे, उनकी पंजों से चोट पहुंच सकती थी। शीफेयर अपने हाथ उठाई और एक शुद्ध सफेद बाधा तुरंत दोनों के चारों ओर बन गई। जैसे ही भूतिया भेड़िए उस बाधा को छुए वे गायब हो गए। चलो निकलते हैं, हम ट्विन डीमन वुल्फ को नहीं हरा सकते। मेरी बाधा 10 मिनट तक चलेगी, जो हमें बचने के लिए काफी है, शीफायर ने सुझाव दिया। निकलना? लुयुआन ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है,
पर तुम्हारे टैलिस्मन्स उस पर काम नहीं करते। शी फायर ने चिंता जताई। किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ विस्फोटक टैलिस्मन्स हैं? लू युएन ने जवाब दिया। शी फायर चुप हो गई, फिर अचानक समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था। बिल्कुल, लू युआन ने पहले ही उस पर स्पीड तालिस्मैन इस्तेमाल किया था, तो उसके पास एक से ज्यादा तरह के तालिस्मैन्स होने चाहिए। अगर उसके पास अलग अलग सपोर्ट टैलिस्मैन्स थे तो शायद ऑफेंसिव टैलिस्मैन्स भी थे। ये सोचते ही उसकी सारी घबराहट खत्म हो गई और उत्साह ने जगह ले ली। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ अद्भुत देखने वाली है। तभी दो भेड़ियों ने फिर से चीख मारी और फिर से मिलकर एक बड़े भेड़िए में बदल गए जो दानवीय आग से लिपटा था। लू युआन ने ठंडे दिमाग से कहा, तुम विस्फोटों के प्रति इम्यून हो, पर देखता हूं कि तुम्हें बिजली से क्या होता है। बोलते हुए उसके चारों ओर चमकदार लाइटनिंग टैलिस्मन्स तैरने लगे। जैसे ही वे उड़कर बाहर निकले, काले बादल आसमान में छा गए, तेज हवाएं अरीना में चलीं और बिजली गरजने लगी। एक के बाद एक बिजली की चमक ट्विन डीमन वुल्फ पर गिरी। मोटे बिजली के स्तंभ जो बैरल जितने चौड़े थे, ट्विन डीमन वुल्फ पर बार बार गिरे जब तक वह राख न हो गया। मरने के बाद भी बिजली गिरती रही। लू युआन ने इतने सारे लाइटनिंग टैलिस्मन्स इस्तेमाल किए थे कि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। सब कुछ देखते हुए शिफेयर ने अपना हाथ मुंह पर रखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये प्रकृति की इतनी जबरदस्त ताकत सच में एक टैलिस्मन से आई थी। तभी उसने सिस्टम नोटिफिकेशन सुना। बधाई हो, आपने लेवल 20 ट्विन डीमन वुल्फ को सफलतापूर्वक हराया। 1800 अनुभव अंक प्राप्त। बधाई हो, आप लेवल 19 पर पहुंच गए हैं। लेवल अप के बाद उसने देखा कि ज़ीफायर भी लेवल अप हो गई थी। अब वो लेवल 17 थी। चलो, लू युएन ने मुस्कुराते हुए कहा और देखा कि वो अभी भी हैरानी में खड़ी थी। सचेत होते हुए उसने पूछा, वो टैलिस्मन क्या था? लाइटनिंग टैलिस्मन। लू युएन ने ईमानदारी से जवाब दिया। नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। लाइटनिंग टैलिस्मन, नाम बिल्कुल सही है, सी फायर ने कहा। डंजन से बाहर निकलते ही दोनों को एक ही नोटिफिकेशन मिला। बधाई हो, आपने ट्विन डीमन वुल्फ डंजन को सफलतापूर्वक क्लियर किया। क्लियर टाइम 15 मिनट 57 सेकंड। बधाई हो, आपने नया डंजन रिकॉर्ड बनाया। नोटिफिकेशन गायब होते ही लू युएन का सिस्टम फिर बोला, बधाई हो, आपने नया डंजन रिकॉर्ड बनाया है। आपको टाइटल मिला है एडवांस्ड एडवेंचरर। एडवांस्ड एडवेंचरर सभी बेस एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है। लू युआन बहुत खुश हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसके अलावा कोई और इनाम भी मिलेगा। बेस एट्रीब्यूट्स का बढ़ना जैसे जैसे वो मजबूत होता जाएगा और ज्यादा काम आएगा। उसने तुरंत अपने स्टैट्स चेक किए और ब्रैकेट में दिख रहे अतिरिक्त एट्रीब्यूट्स को देखकर मुस्कुरा दिया। इनाम अभी बड़ा नहीं था, पर यह एक लेवल अप से भी ज्यादा था। वहीं सी फायर उत्साहित होकर बोली, जब मैं लौटूंगी तो सिस्टर चिन को जरूर बताऊंगी। हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो इतनी उत्साहित दिख रही थी कि अपनी खुशी छुपा ही नहीं पा रही थी। ये सुनकर लू युआन को लगा कि वो किन शियू के काफी करीब होगी, जो कि कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि बड़े परिवारों के बच्चे आमतौर पर एक दूसरे को जानते थे। हाँ, हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लू युआन ने सिर हिलाते हुए कहा ताकि उसके उत्साह को कम न करे। तो अब अगला स्टॉप कहाँ है? शिफेयर ने पूछा। जहां भी चले, बाकी के डंजन्स सब लगभग एक जैसे हैं, लू युएन ने जवाब दिया। वैसे भी ट्विन डीमन वुल्फ डंजन जितना अनुभव कोई नहीं देता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन सा चुनते हैं। उन्होंने सबसे छोटी लाइन वाला डंजन चुना और बाकी दिन आराम से डंजन्स क्लियर करते रहे। कुछ भी अनहोनी नहीं हुई। कई बार तो वे डंजन के अंदर बिताने से ज्यादा लाइन में इंतजार करते रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया और अचानक ही दिन का आखिरी डंजन आ गया। जैसे ही लू युएन ने आखिरी मॉन्स्टर को हराया, परिचित सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बजा। लेवल 20 मैड बीस्ट को सफलतापूर्वक हराया। 60 अनुभव अंक प्राप्त। बधाई हो, आप लेवल 20 पर पहुंच गए हैं। बधाई हो होस्ट, लेवल 20 तक पहुंचने पर आपको नया टैलिस्मन मिला है, फ्रॉस्ट स्पिरिट टैलिस्मन। एक और आक्रामक टैलिस्मन, और इस बार पूरी तरह अलग एलिमेंट वाला। इसका मतलब था कि लू युएन के पास अब अलग अलग दुश्मनों से निपटने के लिए एक और विकल्प था। बाकी मॉन्स्टर्स को हराकर वो और ज़ीफायर डंजन से बाहर निकले। तब तक सूरज डूबने ही वाला था। मिस सी, मैं अब से एबिस कैवर्न्स जाऊंगा। जब तुम लेवल 20 पहुंच जाओगी फिर हम साथ खेलेंगे, लू युएन ने कहा। ठीक है, लेकिन मुझे मिस शी कहने की जरूरत नहीं है, बस फेयर कहो, शिफेयर मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, तो फिर मिलेंगे फेयर, लू युआन ने झिझकते हुए उसका नाम बदल कर कहा। कुछ देर बाद उसका बॉडीगार्ड आया। मिस, बधाई हो, तुम अपनी पहली क्लास एडवांसमेंट के एक कदम और करीब हो। शिफेयर ने चुपचाप सांस ली। आशा है एडवांसमेंट के बाद मैं ग्रैंडपा को ठीक कर पाऊंगी। पक्का कर पाओगी, बॉडीगार्ड ने भरोसे से कहा। अगले दिन लू युएन सीधे डंजन जोन 5 पहुंचा। यहीं पर प्रसिद्ध एबिस कैवर्न्स थे। इसे पहली क्लास एडवांसमेंट से पहले लेवल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता था। बस अगर तुम काफी मजबूत हो। एंट्री की लिमिट लेवल 20 से 30 थी। लू युआन पहले से ही मजबूत था, लेकिन लेवल 20 तक नहीं पहुंचा था, इसलिए अंदर नहीं जा सकता था। अब जब वह लेवल 20 हो गया था तो वह आखिरकार यहां आ सकता था। एबिस कैवर्न्स मॉन्स्टर से भरपूर थे और पहले वाले डंजन से अलग। इसे बार बार एंटर किया जा सकता था। पहले वाले डंजन्स एक बार क्लियर होने के बाद बंद हो जाते थे, लेकिन एबिस कैवर्न्स कहीं ज्यादा खतरनाक थे। हर साल यहाँ कई लोग अपनी जान गंवा देते थे। लू युएन के आने पर लाइन में कोई नहीं था। वो अकेले ही डंजन में दाखिल हो गया।
जैसे ही टेलीपोर्ट हुआ, लुयुआन खुद को एक बड़े गहरे घाटी में पाया जो नीचे की ओर ढलान पर था। दोनों तरफ अजीब करप्टेड स्लाइम्स धीरे धीरे जमीन पर रेंग रहे थे। हर एक लेवल 20 था, कीचड़ की तरह हिल रहे थे और बदबूदार सड़ा हुआ गंध फैला रहे थे। पहली नजर में धीमे और बेखतरे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई पास आता वे क्रोसिव एसिड थूकते थे। कुछ म्यूटेटेड वर्जन तो धातु की भाले भी फेंकते थे। लू युएन के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बस एक्सप्लोसिव टैलिस्मैन से रास्ता साफ कर दिया। घाटी में धमाकों की आवाज गूंज रही थी और सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार आ रहे थे। लेवल 20 करप्टेड स्लाइम को सफलतापूर्वक हराया, 100 अनुभव अंक प्राप्त। लेवल 20 करप्टेड स्लाइम को सफलतापूर्वक हराया, 100 अनुभव अंक प्राप्त। हर मॉन्स्टर केवल 100 अनुभव देता था, लेकिन घाटी में करप्टेड स्लाइम्स की कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे लू युआन और नीचे उतरता गया, उसने हर रास्ते के मॉन्स्टर्स को साफ कर दिया। लगभग 200 मीटर नीचे जाने के बाद करप्टेड स्लाइम्स गायब हो गए। उसके सामने चलते हुए कंकालों की कतार थी। उनके शरीर पर हल्की नीली आग जल रही थी जो उन्हें और भी भयानक दिखा रही थी। वे अजीब गुर्राहटें कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने लू युएन को देखा वे उस पर टूट पड़े जैसे उसे फाड़ डालना चाहते हो। कंकाल, तो फिर देखो तुम बिजली का सामना कैसे करते हो। ऐसे जीवों के सामने लू युएन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने लाइटनिंग तालिस्मन्स बुलाए और कंकालों को एक एक कर खत्म कर दिया। जल्दी ही वह रास्ते के 2 हिस्सों पर पहुंच गया। एक रास्ता बाएं और दूसरा दाएं जाता था। यह एबिस कैवर्न्स की खासियत थी। जितना नीचे जाओ उतने ज्यादा शाखाएं मिलती हैं। आज तक किसी ने नहीं जाना कि यहाँ कितनी शाखाएं हैं। बस जब तक ताकत हो तब तक नीचे चलते रहो। अगर 2 घंटे में बच गए तो डंजन खुद ही तुम्हें बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। अब तक किसी ने भी 2 घंटे में एबिस कैवर्न्स का तल नहीं देखा। ऐसे अनजाने रास्ते में लू युएन जानता था कि ज्यादा सोचना बेकार है। उसने बिना हिचकिचाए दाएं रास्ते का चुनाव किया। जैसे ही वह अंदर गया, कई डिकेड वाइल्ड डॉग्स उस पर टूट पड़े। ये डिकेड वाइल्ड डॉग्स अभी लेवल 20 ही थे। लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। फिर भी एक पूरे झुंड से निपटना ज्यादातर क्लासेस के लिए मुश्किल होता। सौभाग्य से लू युएन के पास काफी ताकत थी। उसने आराम से एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स फेंके और जंगली कुत्ते बिखर गए। उनके टुकड़े जमीन पर फैल गए। सब खत्म करके और आगे बढ़ते हुए लू युआन आखिरकार दूसरे रास्ते के 2 हिस्सों पर पहुंचा। तब तक वह लेवल 21 हो चुका था। सबसे पहले उसने अपनी स्थिति चेक की। वह देखना चाहता था कि लेवल 20 से 30 तक उसके विकास में क्या बदलाव आए हैं। लेवल 20 तक पहुंचने के आंकड़ों के अनुसार हर नया लेवल अब हेल्थ में 500, स्ट्रेंथ, डिफेंस और एगिलिटी में 50-50, स्पेल पावर में 200 और म्याना में पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी देता था। साथ ही हर लेवल के लिए 10,000 अतिरिक्त अनुभव की जरूरत थी, जिससे लेवल बढ़ाना काफी मुश्किल हो गया था। बिना समय गंवाए लू युआन ने फिर से दाएं रास्ते को चुना और आगे बढ़ा। इस हिस्से में मॉन्स्टर्स थे जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पाइडर कहलाते थे। जैसे ही ये इंसान देखते वे सीधे उस पर टूट पड़ते और फट जाते थे। उनके शरीर जिंदा बम थे जो फटने के लिए गिनती कर रहे थे। ये मॉन्स्टर्स डंजन के सबसे खतरनाक सामान्य दुश्मनों में से थे। और भी बुरी बात यह थी कि अगर वे खुद को फटने से पहले मार नहीं पाते तो कोई भी अनुभव नहीं मिलता था। केवल एडवेंचरर्स द्वारा सीधे मारे गए मॉन्स्टर्स के अनुभव गिने जाते थे। ऐसे खतरनाक दुश्मन जिनसे अनुभव कम मिलता हो कोई भी पसंद नहीं करता। जैसे ही लू युएन ने उन्हें देखा, उसने तुरंत फ्रॉस्ट स्पिरिट टैलिस्मन्स बुलाए, क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पाइडर्स आग और धमाके पर निर्भर थे, इसलिए बर्फ उनके लिए सही जवाब था। जैसे ही टैलिस्मन्स सक्रिय हुए, ठंडी आत्माओं की धार जमीन पर फैल गई। एक चमकदार बर्फीली राह बन गई। मकड़ियों की आग तुरंत बुझ गई और तेज बर्फ ने उनके शरीर को छेद दिया। उनकी जान निकल गई। हर मकड़ी के मरने के बाद बर्फीले कांटे धीरे धीरे गायब हो गए। पहले जो तपती घाटी थी अब ठंडी और ताजी लगने लगी। हर सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पाइडर को खत्म करके लू युआन और गहरा गया और फिर एक और रास्ते के 2 हिस्सों पर पहुंचा। पिछली बार की तरह उसने फिर से दाएं रास्ते को चुना। इस बार मॉन्स्टर्स का लेवल 20 से बढ़कर 21 हो गया था। हालांकि हर मॉन्स्टर अब केवल 10 अनुभव ज्यादा देता था, लेकिन इतने सारे थे कि ये पॉइंट्स जल्दी इकट्ठा हो जाते थे। इस रफ्तार से 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे जब तक वो कोई सच में ताकतवर मॉन्स्टर से न टकराए। ये जगह टीम के लिए जरूर बेहतर थी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को काफी ताकतवर होना पड़ता अगर वे अबिस के अंदर और गहरा जाना चाहते। लू युएन जब सब कुछ तेजी से साफ करता रहा तो उसका दिमाग उसी पर घूम रहा था।